मिला जुला कारोबार भारतीय बाजारों में और निचले स्तरों से कुछ रिकवरी के संकेत तो ऊपरी स्तरों से कुछ कमजोरी के भी। डाउ फ्यूचर्स में हल्के सुधार के हैं संकेत और हफ्ते के पहले दिन बेहद इंटरेस्टिंग बाजार। कहाँ होगी क्लोजिंग और क्या करें कल की तैयारी, होगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो खुश होंगे स्क्रीन को देखकर। निफ्टी में अभी भी वो खुशी आना बाकी है, बट 11,350 पर आए। तो आइए अनिल जी से जानते हैं कि चल क्या रहा है बाजार में, बैंक्स में इतनी तेजी और निफ्टी में इतना दबाव कहां से आ रहा है और बाकी बाजार के संकेत क्या कह रहे हैं। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात यही दीप के निफ्टी 4.5 महीनों के निचले स्तरों पर है, लगभग 5 महीनों के लोएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 125 अंक गिरकर 17,350 के बेहद करीब है और बैंक निफ्टी करीबन 333 पॉइंट मजबूत है 40,250 के करीब। तो दोनों ही अलग दिशाओं में जाते हुए दिख रहे हैं। जितना निफ्टी कमजोर है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है बैंक निफ्टी। दबाव कहां से आ रहा है? मेटल है कमजोर, आईटी और ऑटो शेयरों के साथ ये गिरते हुए दिख रहे हैं। तो 3 ये बड़े सेक्टर हैं जिन्होंने दबाव बनाया और मूड माहौल खराब करने का काम किया है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में जो कमजोर है। दिग्गजों में एफएमसीजी सेक्टर ये भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आज दबाव देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट, फाइनेंस, प्राइवेट बैंक्स ये मजबूत है 1/4% से आधा % तक और यहीं से थोड़ी रिकवरी, हल्की खरीदारी आती दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स धीरे धीरे सुधरता हुआ अब 100 अंकों का उछाल दिखा रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर है। यूरोप दमदार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज लगभग 1% की मजबूती के साथ यूरोप ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, बैंक्स की अंदर जबरदस्त रिकवरी आई है, उससे वजह से थोड़ा निफ्टी को भी सहारा मिला है। डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा डाइवर्जेंट एक्शन है। आई थिंक अगर आज आप मेटल्स की कमजोरी कम कर दें और थोड़ा ऑटोज का प्रेशर निकाल दें तो फिर निफ्टी भी ठीक ठाक है। जरा समझाएं सर इस बाजार के एक्शन को। बैंक्स के अलावा बाकी सब में उतना अच्छा हाल नहीं है, बैंक्स में क्या हो गया? आई थिंक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी आती दिख रही है। और तो क्या कहेंगे आप, एक सेक्टर है जिसकी कमाई पर आपको भरोसा है, जिसकी एसेट क्वालिटी पर भरोसा है, जिसके बिजनेस को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है। अदानी ग्रुप के शेयरों का जो मामला आया था, अदानी ग्रुप का जो मामला आया था उसके बाद जो अदानी ग्रुप के शेयर जो घटे थे और बजट के दिन से उनके घटने के साथ साथ बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस थी। अब बैंक निफ्टी 39,600 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है गिरावट में लीडरशिप यहाँ से आई, रिकवरी में लीडरशिप भी यहीं से आती हुई दिखे, लेकिन एक तरफा 42,000 से 39,600 तक आया है। सो जाहिर सी बात है कि आप 2,500 पॉइंट घटने के बाद थोड़ा तो बढ़ेंगे। अब एक ही फर्क है निफ्टी और बैंक निफ्टी में बढ़ने में। पहली चीज, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है कि बैंक निफ्टी पहले क्यों बढ़ गया। जब घटने में आगे था तो बढ़ने में भी आगे रहे, तो कोई खास बात नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है दीप कि बजट के आसपास के लोज बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़े, लेकिन निफ्टी ने तोड़े हैं छोटे मार्जिन से। अब खाली बजट के दिन के लो को आप देखेंगे तो बजट के दिन का लो निफ्टी का आपका था 17,350, उसको 50 पॉइंट से तोड़ा है। बैंक निफ्टी का बजट डे का लो था 39,760 का, 39,600 2 दिन पहले हुआ। तो निफ्टी 50 पॉइंट से, बैंक निफ्टी 150 पॉइंट से अगर बजट लो तोड़ता है इंट्राडे में तो उसे एक तरह से स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने के लिए तोड़ा माना जाए। बाकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज था 17,350 निफ्टी का और बैंक निफ्टी का 39,500 39,400 की रेंज, वो अभी भी ऑलमोस्ट इंटेक्ट है। एकदम आप 25-50 पॉइंट नहीं गिनेंगे। तो मेरा ये मानना है कि दोनों ही, इवन आपको निफ्टी कमजोर दिख रहा है 100 पॉइंट, लेकिन निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास रुक रहा है और इस बात की पूरी संभावना है। अब जो सुनिएगा आप, इन्वर्टेड कोमाज में अंडरलाइन करके बोल्ड लेटर में जी ध्यान से सुने, इस बात की पूरी संभावना बन रही कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे निफ्टी का मूड सुधार कर ऊपर लाने की कोशिश करेगा। एक ट्रेडिंग बाउंस तो आपको देगा। अब उस ट्रेडिंग बाउंस में आप रुक पाते हैं, टिक पाते हैं या वापस से बिपाली आती है, वो किस लेवल तक आप पहुंचते हैं वहां से हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें 17,450 से घूमना है या हम 17,550 तक जाने की कोशिश करेंगे, डिसाइड करेंगे। लेकिन एक बाउंस बैक निफ्टी के में भी आपका बैंक निफ्टी के दम पर बन जाएगा। ये अभी संकेत शुरुआती जो मुझे आते दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी आज का अगला टारगेट जो है वो आपका है दीप 17,300, माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 40,350 40,350, यानी कि यहां से भी लगभग 100 पॉइंट की जगह और है। वहां पर क्रूशियल है मामला, वहां और टिकते नहीं। और आज छोड़ दीजिए, कल और परसों के लिए
जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, जहां से आपको ये मानना है कि बैंक निफ्टी ने 39,600 का जो लेवल बनाया वो बॉटम हो गया, इसके लिए 40,700 को पार करके टिकना जरूरी है। जिस दिन आप 40,700 के पार निकल कर बैंक निफ्टी को टिकते हुए देखें, मान लीजिएगा 39,600 का बॉटम जो हो गया वो डबल बॉटम है और अब उससे नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाएगा। और जिस दिन आपको 17,550 17,600 के पार निफ्टी वापस निकलता दिखे, तब ये मानिएगा कि आज जो 17,300 का बॉटम बनाया वो आपका बॉटम बन चुका है, वो जल्दी से नहीं टूटेगा। सो अपने जिस तरह का मूड माहौल है, 6 दिन से धुलाई हो रही है, 7वें दिन भी हो रही है निफ्टी की, तो हो रही है, तो अपने ऐसे और कॉन्फिडेंट हो के एक दिन थोड़ा हरियाली दिखी तो ऐसा कूदना नहीं शुरू करना है। अब यहाँ पे रुक रहा है, रुकने दीजिए, थोड़ा वोलेटाइल होने दीजिए। जितनी वोलेटिलिटी होगी वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा है और बेस बनाकर बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अब आपको एक ही काम करना है, अगर हिम्मत है थोड़ी बहुत खरीदारी कीजिए, जो हम शुक्रवार को भी कह रहे थे कि थोड़ी लेने का वक्त है। दूसरा, अगर आपकी शॉर्ट है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। और तीसरा, अगर आपको बेचना ही है तो उछाल का इंतजार कीजिए। ये 3 काम इस मार्केट में आप कर सकते हैं, बस। ठीक है, बाकी डेटा मेरे तैयार हो गए, डेटा बस आपसे थोड़ी देर में बात भी करेंगे। चलिए, बट बैंक्स पे रखिए नजर से। लीडरशिप क्लियरली फ्रंट एंड सेंटर वहीं से आ रही है। स्टॉक्स के बारे में एक्सपर्ट से बात भी करेंगे। आइए तब से पहले आपको ट्रिगर्स और खबरें आज की बता दें। नुपुर और अरमान दोनों हैं तैयार। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले गिने चुने कुछ नतीजे आने वाले रिजल्ट्स। तो एफएनओ से रेन इंडस्ट्रीज, जिसके नतीजे आज आने वाले। कैश से फॉस्टेको इंडिया और वेनेसिस इंडिया, ये दोनों कंपनीज के आज नतीजे आएंगे। तो ये तीनों स्टॉक्स आज फोकस में। कल की बात करें तो जीडीपी का हफ्ता है ये, तो इंडिया का जीडीपी डेटा आने वाला है Q3 का। अनुमान है कि 4.6% के पास आ सकता है और कम भी आ सकता है, जिसके चलते रिवाइज हो सकते हैं जीडीपी एस्टिमेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जहाँ पे नजर रहने वाली है। आरबीआई मॉनेटरी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन का भी कल रिव्यू है, तो यहाँ भी बाजार की नजर रहेगी। श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स, जो NSE MSE एमर्ज प्लेटफॉर्म पर फिलहाल लिस्टेड है, वो वहाँ से हटके अब NSE मेन बोर्ड पर आ जाएगी। MSCI इंडेक्स की बात करें तो जो एस्टिमेट्स थे फेब से रिव्यू होने वाला था, वो कल की क्लोजिंग के बाद एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो इस MSCI इंडेक्स में आने वाले CG पावर एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पर नजर रहेगी। जो बाहर जाने वाला स्टॉक है वो है बायोकॉन, तो यहाँ पर भी हम आउटफ्लो देखेंगे। वेटेज जहाँ पे कम होने वाला है उसके लिस्ट में अदानी एंटरप्राइजेज, HCL टेक, JSPL, श्रीराम फाइनेंस और ACC, जहाँ पे हम थोड़ा आउटफ्लो देख सकते हैं। और वेटेज जहाँ पे बढ़ने वाला है उसमें रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक, इन्फोसिस और TCS, जहाँ पे आपको इनफ्लो दिखेगा वेटेज के अनुसार चेंज होता हुआ। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ग्लोबल की बात करें तो USA, जहाँ पे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस डेटा आने वाला है फरवरी के महीने का, जहाँ बाजार की नजर रहेगी। एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है मैक्रो के हिसाब से। और जापान की भी बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा जनवरी के महीने का, तो यहाँ भी नजर रहेगी। वेडनेसडे की बात करें, 1 तारीख नया महीना स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे आपको त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे जो बाईबैक 16 फरवरी को ओपन हुआ था वो 1 तारीख को बंद हो जाएगा। करीबन 2.25 करोड़ शेयर्स इसमें दिए गए और जो प्राइस है वो 350 के आसपास की है। ईवी टेस्टिंग के आने वाले नियम लागू हो जाएंगे दूसरे फेज के, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है ईवी प्लेयर्स के लिए। और IPO फिर से आने वाले हैं, तो एक दिग्वी टॉर्च ट्रांसफर सिस्टम जिसका IPO 1 मार्च को खुलेगा, 3 मार्च को बंद होगा। इसकी साइज़ देखेंगे तो 412 करोड़ की साइज़ है और जो प्राइस बैंड रहेगा इस IPO का वो 560 से 590 के आसपास रहेगा। और महीने का स्टार्ट है तो मंथली अपडेट्स भी दिखेंगे ऑटो के और बाकी कंपनीज के। ऑटो सेल्स के अपडेट्स भी आने वाले हैं, उस पर भी नजर है। ये जो MSCI की रीबैलेंसिंग कल होने वाली है, जो ऊपर बात बता भी नहीं थी, क्या एग्जैक्टली होने वाला है उस रीबैलेंसिंग में, उसकी भी डिटेल्स बस थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आते हैं। आइए अरमान से जान लेते हैं आज की खबरें कौन सी है। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी, कुछ खबरें भी हैं जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो स्पाइस जेट की है, जहाँ पे ये QIP के ज़रिए लगभग 2500 जो हैं वो करोड़ जितने हैं जुटाने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जो कार्लाइल एविएशन का जो लीज लायबिलिटी है उसको ये डेट इक्विटी में जो है स्वैप कर देंगे और 48 के भाव पर, प्रति शेयर के भाव पर जो है ये स्वैप जो है ये होने वाला है। उसी के साथ साथ जो इनका कार्गो कारोबार है उसे स्लम सेल की बेसिस पर अपनी सब्सिडरी को ये बेचेंगे और सब्सिडरी जो है वो इनको बॉन्ड्स और शेयर के जारी करेगी, लगभग 25-60 करोड़ के आसपास के जो हैं वो उनको जारी करने वाली है। मैरिको पर ध्यान रखिएगा क्योंकि 4.5 प्रति शेयर का जो इंटरिम डिविडेंड का उन्होंने ऐलान किया है। PVR तेलंगाना में हैदराबाद में 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स जो है वो इन्होंने खोला है।
एयर इंडिया पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एयर इंडिया के लिए, क्योंकि उनका सीईओ का बयान आता हुआ दिखा है कि लगभग 470 जो एयरक्राफ्ट हैं, लगभग $7,000 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है। और अगर आप देखेंगे इनका जो प्लान है वो है एक फुल और एक लो कॉस्ट मॉडल जो है वो रहेगा। और Vihan.ai के लिए उन्होंने ऐलान जो है वो उसका जो पूरा प्लान है वो तैयार कर दिया है। और कुछ ब्लॉक डील्स भी हैं जिसमें CESC लगभग 38 लाख शेयर्स, पावर ग्रिड 10 लाख, अशोक लेलैंड 14 लाख और सिटी यूनियन बैंक की बात करेंगे वहां पे 10 लाख शेयरों के कई सौदे जो हैं वो किए गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए आज की कुछ इंपॉर्टेंट ताज़ा खबरें। आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी उनका बाजार पर नजरिया। बंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी, वागले साहब, हिमांशु जी, सचित जी और आशु सर भी हमारे साथ शो में जुड़ चुके हैं और बाजार का एक्शन आगे बढ़ाने के लिए हैं तैयार। तैयार हैं सारे के सारे लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशु जी के साथ एक बार बाजार पर व्यू लिया जाए। आशु जी, स्वागत है आपका, लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बताएं सर, क्या व्यू है इस वक्त बाजार पर? अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी, व्यू तो मेरा बिल्कुल सेम ही है जो दिसंबर में था, जो जनवरी में था। अपसाइड कैप, डाउनसाइड ओपन। स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है अनिल जी, कोई पैसे नहीं आएंगे। मैं 3 हफ्ते नहीं जुड़ पाया व्यूअर्स के साथ या क्लाइंट्स के साथ, लेकिन व्यू में कोई चेंज नहीं अनिल जी। कोई स्टॉक हफ्ते बाद देखा, 15 दिन बाद देखा, 21 दिन बाद देखा, कुछ किसी में कुछ भी अनिल जी, किसी को कुछ पैसे नहीं आए होंगे, पैसा टूटा ही होगा और नुकसान चलते रहेंगे। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ अनिल जी, स्टॉक्स में कुछ भी नहीं है। मतलब आप सारे स्टॉक्स जो पिछले 2-3 महीनों में कई बार बात हुई, टाटा पावर से लेके मोटर या बाकी अशोक लेलैंड से लेके IT या बैंकिंग से लेके के एक लेवल के बाद किसी में कुछ भी नहीं है और नीचे के घर सबके खुले हुए हैं। अनिल जी देखिए किस तरह का डैमेज धीरे धीरे करके होता जा रहा है और कोई भी इंटरेस्ट किसी भी स्टॉक में नहीं है। हैविंग सेड दैट अनिल जी, सबसे बड़ी बात चीज़ है अनिल जी, मार्केट डायनामिक्स बहुत चेंज होते जा रहे हैं। मैं अनिल जी, हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, मैं कई बार सुनता हूँ जब ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट शायद और नहीं बढ़ेंगे, हम कमेंट्री सुनेंगे। अब कमेंट्री में आगे के लिए क्या बोलते हैं कि अगर आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अनिल जी, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, अगर आप पिछले देखिए, हमने जनवरी में एक बार बात की थी कि हमने 250 कंपनीज की वो निकाली है कि टॉप लाइन बहुत बढ़िया है लेकिन बॉटम लाइन किसी की भी नहीं है, मतलब बैंकिंग को छोड़ के किसी में भी नहीं है। तो अनिल जी, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ के जो बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट आएगा, मतलब वो 2-2, 2.5, 3% का जो फर्क आ रहा है वो कहाँ जाएगा? वो रिजल्ट्स में तो आएगा। जब तक बॉटम लाइन में इजाफा नहीं हुआ तो अब कहाँ से मैनेज होगा? तो हो सकता है सेंटिमेंटल गुड न्यूज आ जाए आपके पास, लेकिन ये अगले 3-6 महीने में जो इसका लैग इफेक्ट आएगा जो नंबर्स में, वो भी कोई पॉजिटिव नहीं होगा। तो अनिल जी, कोई भी कारण नहीं है ऐसा कि जो मार्केट में तेजी बन जाए। एक और चीज ध्यान हो अनिल जी, मैंने लास्ट ईयर मतलब कई बार कहा था और मुझे याद है 24 या 25 जनवरी को 2022 में अनिल जी स्टूडियो में मैंने कहा था कि पीसीआर विल लूज इट्स रेलिवेंस। और आज देखिए, मैं देख रहा था कि प्रोग्राम बन रहे हैं कि पीसीआर को कैसे मैनेज किया जा रहा है या क्या हो रहा है या रिविजिट किया जाएगा। पीसीआर भी अनिल, इट हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस। पीसीआर इज नथिंग टू रीड, मतलब देयर इज नथिंग व्हिच पीसीआर टेल्स अस। मैंने आपको अनिल जी एक चीज जानने से पहले हमने बात की थी कि हम 1:3 स्प्रेड पे चले गए हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा लगता था कि 13-14 का विक्स बेचने वाला नहीं है, लेकिन मार्केट डायनेमिक्स हो गए अनिल जी कि आप 3 टाइम भी ज्यादा बेच देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने पढ़ते हैं, बट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्वर्सेशन वाज कि विक्स कम रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अनिल जी, आज मैं जैसे मैं पीसीआर के बारे में बोलता था, मैं आज आपको विक्स के बारे में बोलता हूँ। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये विक्स हमारा जो है 10-11 आ जाए और तब भी बेचने वाले को मतलब पैसे आते रहेंगे। तो यहाँ तक का जो मार्केट है, मुझे इस तरह का लैक लस्टर इंटरेस्ट दिख रहा है। एक और रिपोर्ट अनिल जी, आपने पिछले दिनों में देखो कि लास्ट 6 महीने में 40 लाख इन्वेस्टर्स या ट्रेडर मतलब इनएक्टिव हो गए हैं। अगले 6 महीने में और 40 लाख आपको देखने में मिलेंगे। तो अनिल जी, जो इजी मनी सिनेरियो था, जो एक कोविड के बाद वाला था, इसके धीरे धीरे इफेक्ट आते हैं और ये फार रीचिंग इफेक्ट है, कोई आसान नहीं है। बट अनिल जी, ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मंदी है, 16,500 वो है, लेकिन स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है अनिल जी। तो ये सारे डायनामिक्स हैं, इनके चलते अगेन हम नए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज डिवाइस कर रहे हैं जो हम शेयर करते रहते हैं और ऑब्वियसली मैं आपसे भी करूंगा। ओवरऑल थीम मैंने जी, स्टॉक्स में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अदानी में एक घटने के बाद जो बाउंस बैक आया था उसको भी हमने इनकैश किया था, आपको ध्यान होगा। जाने से पहले मैं अदानी एंटरप्राइजेस 1200-1300 पे भी जब आपका क्वेश्चन था कि 1000 या 900 पे 950 पे सर्किट लगा था, तब क्यों नहीं वो 1200 से अनिल जी 1800 2000 भी हुआ था। तो बस ऐसी मूव्स अनिल जी नीचे ऊपर खानी है। बाकी अगर कोई कहे इन्वेस्टर के लिए मार्केट में कुछ नहीं है अनिल जी। आप अनिल जी एक और चीज बताइए, पिछले साल मतलब मैं 1 आध 2 महीने तो ऑनेस्टली मैं बड़ा एडमिट करता हूँ, ये चाइना+1 ये
चाइना प्लस मुझे एक आध महीने समझ ही नहीं आया था क्या है, तो मैंने गूगल करके देखा। बहुत लोगों को नहीं आया होगा अनिल जी, लेकिन लोग एडमिट नहीं करेंगे, मतलब मुझे पहले मतलब जब ये टर्म यूज होती थी समझ नहीं आया। बट जब अनिल जी ओवर नैरेटिव देखा कि एक साल चाइना +1 चल रहा है, अभी मैं देखता हूँ कि उसकी वजह से इंडिया -1 हुआ है सारा इन्वेस्टर्स का। तो अनिल जी ये सब जो इतने सारे नैरेटिव से होगा, ये इनके लंबे इफेक्ट है। अभी तो अनिल जी करंट इन्फ्लेशन, करंट ग्लोबल सिचुएशन, करंट ग्लोबल सिनेरियो, सेंटीमेंट इंप्रूव हो सकता है, वो ट्रेडिंग के लिए हफ्ते के लिए हो सकता है, 15 दिन के लिए हो सकता है, 1 महीने के लिए हो सकता है। क्या कोई मेजर रिवर्सल आ सकता है? तो आंसर इज नो। तो अनिल जी कॉशियस स्टैंड मेरा कंटिन्यू है, मुझे कोई भी स्टॉक लेने में इंटरेस्ट नहीं है। बट अनिल जी ट्रेडिंग करते रहेंगे, करते रह रहे हैं, ब्रोकर भी हूँ और एनालिस्ट भी हूँ और अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। तो मेरे पास आज अनिल जी 2 स्प्रेड हैं, इंडेक्स में निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी है और एक स्टॉक में है। जब कहेंगे तो शेयर करूंगा। बिल्कुल, तो आशु जी आपकी कॉल्स भी लेते रहेंगे मार्केट पर। इनफैक्ट आइए जो मार्केट पर कॉल है और स्प्रेड्स हैं उसके लिए आशु जी का व्यू। स्विंग के सुल्तान आशु बता। बताएं सर। अनिल जी अपसाइड, दीपांशु अपसाइड कैप्ड है, डाउनसाइड ओपन है। तो डाउनसाइड ओपन है तो हम रेशियो स्प्रेड नीचे का तो बना नहीं सकते, और वैसे भी मतलब मैं पुट्स बेचने के तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। पिछले 2 महीने में भी 2-3 बार ऐसा हुआ कि मतलब 200, 300, 400, 500% पुट के रेट बढ़े। तो अभी चल रहा है दीपांशु निफ्टी 17,350-55, 17,400 की एक कॉल लेनी है और 17,550 की 2 कॉल बेचनी है। फिर निफ्टी का स्प्रेड रिपीट करता हूँ, 17,400 की एक कॉल लेनी है, 17,550 की 2 कॉल्स बेचनी है। इसमें पैसे लगेंगे सिर्फ 16-17 रुपए। ये सेफ कहां तक है? 16,700 तक। मेरा जो बेस्ट केस सिचुएशन है, अगर मार्केट रिवर्सल आता है, अगर आता है तो 17,600 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस नहीं करेगा। बट मैं तो विश करूंगा कि 100, 150, 200 पॉइंट का रिवर्सल आ जाए और हमारे स्प्रेड में जैकपॉट लग जाए। तो 17,400 की एक कॉल लेनी है, 17,550 की 2 बेचनी है, 16-17 रुपए लगेंगे। नीचे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे का तो डाउन साइड ओपन है दीपांशु। तो ये निफ्टी का स्प्रेड है। बैंक निफ्टी का स्प्रेड है दूसरा दीपांशु, दूसरा है बैंक निफ्टी का स्प्रेड। बैंक निफ्टी की 40,500 की एक कॉल लेनी है और 40,800 की 2 कॉल बेचनी है। मैं बैंक निफ्टी का स्प्रेड रिपीट करता हूं दीपांशु, 40,500 की एक कॉल लेनी है, 40,800 की 2 कॉल बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा 6 से 7 रुपए में। सेफ कहां तक है? 41,100 तक। मुझे लगता है कि ये भी ट्राई करना चाहिए। बैंक निफ्टी आज अनिल जी भी बात कर रहे थे, मैंने आज बहुत दिनों बाद सुबह से सुना कि आउट परफॉर्मेंस है, डेफिनेटली है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एक दो बैंक बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। पिछले दिनों में PSU बैंक में भी देखा, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, इतना मतलब यूफोरिया बना हुआ था, वो भी मतलब उस लॉट साइज देखो कहाँ 195 वाला बैंक बड़ौदा 155 रुपए, कैन बैंक भी 40-50 रुपए। तो पैसे तो बहुत टूटे हैं किसी भी स्टॉक के अंदर दीपांशु। तो कुछ स्टेट बैंक अच्छा लगता है जिसका मैं बुल स्प्रेड दूंगा, और एक आध बैंक अच्छा लगता है इससे कुछ रिवर्सल आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है, हम ना कई बार दीपांशु बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है जब ऑल एंड सन्ड्री आर शॉर्ट इन द मार्केट। कोई शॉर्ट नहीं है, स्टॉक सब तक गले तक भर रखे हैं। इतने स्टॉक्स में इतने बड़े बड़े डैमेज। जी एंटरटेनमेंट एक नया स्टॉक जो मैं मिस कर गया, पता नहीं कैसे मिस कर गया, मर्जर के चक्कर में इतना ओवरबॉट था, मतलब ऑनेस्टली जैसे बाकी स्टॉक्स में आइडेंटिफाई एक्सीडेंट के लिए करता हूं। तो बैंक निफ्टी में भी कोई बहुत बड़ी मूव नहीं आएगी, अडानी हैंगओवर रहेगा, लेकिन बाउंस बैक जरूर आ सकते हैं। तो 40,500 की एक कॉल लेनी है, 40,800 की 2 बेचनी है। कॉस्ट है सिर्फ 6-7 रुपए। सेफ है 41,100 तक। अगर 400-500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में कोई मूव आती है, कहीं स्टेबल होता है, तो अपने को 6 रुपए लगा के अगर 60 रुपए मिलते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब पैसा बन रहा है। तो हमें ट्रेडिंग प्ले है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जिसके लिए दोनों बुल स्प्रेड बनाए हैं। तीसरा स्प्रेड है दीपांशु स्टॉक में दीपांशु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमने बजट पे भी देखा, बजट पे कॉल भी दी और मतलब 1-2 बार नीचे सर्किट भी लगे और मतलब एक रेंज के अंदर है। तो मुझे लगता है कि 530 रुपए का स्टेट बैंक का फ्यूचर चल रहा है, तो इसको मुझे रिप्लेस करना है दीपांशु कॉल से। तो 500 रुपए की एक कॉल लेनी है, 550 की 2 कॉल बेचनी है। स्टेट बैंक 500 की एक कॉल लेनी है, 550 की 2 कॉल बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी दीपांशु कुछ 21-22 रुपए। 21-22 का मतलब दीपांशु के मैं 522 रुपए में फ्यूचर लॉन्ग हो गया। 526, 27, 28, 30 रुपए तो फ्यूचर चल ही रहा है। सेफ कहां तक हूं मैं? 22 रुपए लगा के 600 रुपए तक। तो अगर दीपांशु इसी रेंज में रहता है, अगर 522 से 600 रुपए तक कहीं पे भी बंद होता है 580 रुपए में या बीच में रहता है, तो इस स्प्रेड में भी मुझे प्रॉफिट आएंगे और मैं लॉन्ग इस तरह से रहना चाहता हूँ। बिना ऑप्शन के मैं दीपांशु कई महीनों से बोल रहा हूँ, कोई भी स्टॉक मैं नहीं लूंगा, रेकमेंड करूंगा कुछ भी हो जाए।
क्योंकि अगर ये 17,300 टूट गया तो अगला भाव हमारे को 16,500 भी निफ्टी में नजर आएगा। और अगर ये 17,300 नहीं टूटा, ऐसी ग्राइंडिंग मार्केट रही, तो भी धीरे धीरे करके स्टॉक के प्राइसेस तो टूटने ही है दीपांशु। हर बाउंस पे सेलिंग आनी है, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है दीपांशु प्लेन वनीला लॉन्ग के। प्लेन वनीला लॉन्ग तो नहीं करना है, स्प्रेड्स बनाने हैं, बट बुल स्प्रेड का व्यू आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी। एक बाउंस के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, और बैंक्स में जो एक्शन आ रहा है उसके जरिए एसबीआई में भी एक बुल स्प्रेड बन सकता है। 500 की कॉल एसबीआई की खरीदें, 550 की 2 कॉल्स बेचें। ये है आशु सर की तरफ से राय इस समय। तो रखनी है नजर, एसबीआई, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों में बुल स्प्रेड आ रहा है। सचिन जी के लिए एक बिगुल बीटीएस डबल टी का। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह है, एंड मुझे लग रहा है वापस रोटेशन सीमेंट स्टॉक्स पे आ रहा है ऑन द सेल साइड। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है अल्ट्राटेक सीमेंट का, वहां पर भी 7400 के आसपास एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ था। वो फेलियर होने के बाद अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे प्राइस एक्शन स्लिप हो चुकी है। एंड जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है 7200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी इसने तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम थोड़ा सा घेराता हुआ नजर आएगा। लोअर साइड मुझे लग रहा है 7000 और 6880, ये इस पर्टिकुलर जोन में ये एक्सटेंडेड मूव अनलॉक होनी चाहिए। तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 7265 पे, एंड एक ही टारगेट होगा अराउंड 6880 का ऑन द लोअर साइड, जिसके लिए आपको पोजीशन यहाँ पर होल्ड करनी चाहिए। 6,880 के टारगेट के लिए अल्ट्राटेक में बिकवाली करने की राय सचिन जी की तरफ से। 7,265 7265 स्टॉप लॉस है, 6880 टारगेट आपके लिए बिकवाली करने की राय। आइए बढ़ते आगे। बजाज ऑटो वो स्टॉक है जो जबरदस्त कमजोरी दिखा रहा है, गिरकर आज 1 महीने के लोअर लेवल्स पर पहुंच चुका है। वरुण हमारे साथ हैं तैयार इस वक्त बताने के लिए कि क्यों आज 5% लुढ़का है बजाज ऑटो। वरुण बताएं। तो अनिल जी, बजाज ऑटो में गिरावट की सबसे बड़ी वजह है एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स के चलते आती हुई इस कंपनी में दिक्कतें। दरअसल खबरें ये चल रही है कि इस कंपनी के जो एक्सपोर्ट्स है, खासकर नाइजीरिया में जो एक्सपोर्ट्स है, उसको लेकर लगातार प्रॉब्लम हो रही है, और उसके चलते कंपनी अपने कुल प्रोडक्शन का करीब 25% के आसपास की कटौती जो है वो कर सकती है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर दोनों में। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की कुल सेल्स में से करीब 80-84% के आसपास जो सेल्स होती है वो केवल 2 व्हीलर्स की होती है, और उसमें से भी जो एक्सपोर्ट्स है करीब 41% के आसपास है। यानी कि इस कंपनी के कुल एक्सपोर्ट्स में से एक अच्छा खासा साइजेबल पार्ट जो है, कुल सेल्स में से अच्छा खासा साइजेबल पार्ट जो है वो एक्सपोर्ट से आता है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो एक्सपोर्ट्स करती है उसमें से 65% 2 व्हीलर एक्सपोर्ट करने का काम जो है वो केवल और केवल नाइजीरिया में कंपनी करती है, और नाइजीरिया में काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वहाँ पे, वो एक दिक्कत की बात है। इसके अलावा वहाँ पे भी इलेक्शन और डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके चलते कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी हिल चुकी है और अनस्टेबल हो चुका है नाइजीरिया, और उसके चलते कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आगे चल के एक्सपोर्ट्स में दिक्कतें और बढ़ सकती है। इनफैक्ट पिछले कुछ महीने से अगर आप देखेंगे तो कंपनी के एक्सपोर्ट्स में वैसे ही गिरावट आ रही थी। नवंबर दिसंबर 2022 में अगर मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो करीब 30% के आसपास की गिरावट थी। जैन में वो बढ़ के करीब 36% हो गई, 2 व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ। और फेब में अगर आप देखेंगे तो करीब 46% के आसपास की गिरावट जो है वो इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स में देखने मिली थी। अब एक्सपोर्ट्स में गिरावट होगी तो जाहिर सी बात है इस कंपनी की प्रॉब्लम तो होगी। 25% के आसपास माना जा रहा है कि प्रोडक्शन कट होगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 75 से 80% के आसपास की कैपेसिटी जो है उस पर कंपनी रन करती है। वहां से 25% कट होना यानी कि ऑलमोस्ट 50-55% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होना, अगर ये होता है तो कंपनी के रेवेन्यूज पे तो इंपैक्ट होगा, लेकिन उससे बड़ा इंपैक्ट आपको इस कंपनी के मार्जिन्स पे देखने मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपके यहाँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होता है तो आपके जो फिक्स कॉस्ट है वो बढ़े हुए रहेंगे, और उसका सीधा इंपैक्ट जो है इस कंपनी पे मार्जिन्स में हो सकता है। और कहीं ना कहीं यही सबको प्रॉब्लम है, या फिर सारे एनालिस्ट यही मान के चल रहे हैं कि यहाँ से अगर 25% प्रोडक्शन कट होता है तो कंपनी के हालात खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए आप इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट करीब 5% के आसपास देख रहे हैं। तो बजाज ऑटो सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए प्रोडक्शन कट, हाँ, प्रॉब्लम एक्सपोर्ट्स की है। डोमेस्टिक में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, डोमेस्टिक होती नहीं है, बट बड़ी कटौती हो सकती है एक्सपोर्ट्स को लेकर। और बजाज ऑटो में आज आप डीप कट्स सुबह से ही आते हुए दिख रहे हैं। कोई अभी तक रिकवरी के आसार इस काउंटर पे दिखे नहीं है। जरा वागले साहब एक फ्रेश लुक लेंगे सर। बजाज ऑटो के चार्ट पर 200 रुपए का कट आज आ चुका है, 5%, 3650 का लेवल।
दीपांशु, हमने सुबह बेरिश व्यू ही दिया था, लेकिन बाउंस बैक आया नहीं, तो किसी को बेचने का चांस नहीं मिला होगा। और जो फोर्स से गिरा है, मुझे लगता है और भी थोड़ा डाउनसाइड है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे बेच भी नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है ये 3600, 3550 यहाँ से भी और एक 70-80 रुपये की डाउनसाइड में देख रहा हूँ, जहाँ एक मल्टीपल बॉटम है 3550 का, वो शायद होल्ड करे। तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से लेना नहीं चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। लेना नहीं चाहिए, वेट करना चाहिए। बट आईसीआईसीआई बैंक इसमें क्या करना है, क्योंकि ये निफ्टी को इस समय लीड कर रहा है, बैंक निफ्टी को भी इस समय लीड कर रहा है। अच्छी मूव आ रही है, 1.5% ऊपर आईसीआईसीआई बैंक है। सुबह इस काउंटर के बारे में हम बात भी कर ही रहे थे कि कैसे इसमें आपको फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ आते हुए दिखा था आईसीआईसीआई और साथ ही एचडीएफसी बैंक में। कुणाल जी, आईसीआईसीआई बैंक 850 का लेवल अभी क्रॉस करा है, निफ्टी बैंक निफ्टी का टॉप गेनर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सर। देखिए, एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है दीपांशु, और जो सबसे अहमियत की बात यह है कि 835 रुपए के आसपास जो स्टॉक के लिए एक बड़ा सपोर्ट था, उस लेवल को स्टॉक होल्ड कर पा रहा है। और हम देख रहे हैं कि हायर बॉटम बन रहा है। जो पिछला बॉटम बना था उसके तुलना में ये वाला जो बॉटम बन रहा है ये ऊंचा है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए हो सकता है कि जो सेलिंग का दबाव बैंक स्टॉक्स में हमें देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में, वो एक बार के लिए थम जाए। और अगर ये स्टॉक 865 870 के लेवल्स को निकाल लेता है तो आप देखेंगे कि एक 930 रुपए तक का भी एक अपमूव बन सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक होल्ड कर रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन। ओके, आईसीआईसीआई बैंक के साथ कोटक बैंक, एसबीआई, ये दोनों होल्ड कर रहे हैं। इवन एक्सिस अब हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर ये मजबूत है, लेकिन साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर में एसबीआई भी मजबूती के साथ बढ़ने की कोशिश करता हुआ आगे। थोड़ी देर में सेठी साहब जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे उनकी बेहतरीन पिक्स। उससे पहले आइए, वायदा कारोबार में आज सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर, इस पर डालिए नज़र। और फॉर अ चेंज जनरली ये शेयर न बढ़ने में टॉप होता है न गिरने में टॉप होता है, लेकिन आज तो है, वो है एम्फेसिस। अब आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो अदानी एंटरप्राइजेज है, 9% तो वो है। अदानी एंटरप्राइज को छोड़ के भी मार्केट है, वो जरा देखिए वो। तो अदानी को एक साइड में हटा दीजिए, तो फिर सबसे ज़्यादा घटा हुआ है एम्फेसिस। क्यों वरुण बताइए, क्यों इतना गिरा है भाई? खाली एक रिपोर्ट? एक रिपोर्ट नहीं अनिल जी, इसके अलावा एक खबर भी है। अच्छा। और एक चीज जो हम सबको पता है कि आईटी काउंटर्स की पिटाई हो रही है, जाहिर सी बात है, वो एक रीजन है। दूसरा जो रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो सिटी की रिपोर्ट है, और सिटी ने इस कंपनी के जो सीएफओ है उनके साथ इंटरेक्शन किया है, और वहां से जो फिगर्स आ रहे हैं ना वो काफी खराब है। अच्छा। सबसे पहले हाँ, तो जो डील टू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कन्वर्जन होता है रेवेन्यू में, बेसिकली इनका जो डील को कन्वर्ट करते हैं बेसिकली जो रेवेन्यू में, वो जो है वो काफी स्लो हो रहा है। ये वहां से निकल के आया है, क्योंकि मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो कंडीसिव नहीं है, यानी कि वो अच्छा नहीं है, और इसके चलते कहीं ना कहीं जो कन्वर्जन है वो स्लो हो रहा है। दूसरा पॉइंट, इन्होंने कहा है कि Q4 में जो मॉर्गेज बिजनेस है वो म्यूटेड रहेगा, यानी कि वो कमजोर रहने वाला है, ये इस कंपनी के सीएफओ का कहना है। जो भी ग्रोथ लौटेगी वो Q4 के बाद लौटने वाली है, ये इनका कहना है। और अगली बात इन्होंने की कि मार्जिन जो है गाइडेड रेंज 15.25 से 17% के आसपास रहने वाला है। लेकिन ये इन्होंने जो कहा कि डील कन्वर्जन जो है उसमें टाइम लग रहा है, और मॉर्गेज कारोबार जो है वो कहीं ना कहीं धीमा रहेगा। और पूरी अगर इनकी कमेंट्री भी सुनेंगे ना तो वो कॉन्फिडेंस कहीं से नहीं दिला रहा है, इनफैक्ट यही कह रहा है कि शायद आईटी स्पेस में दिक्कतें हैं, और ये सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण सिटी ने बिकवाली की भी सलाह दी 1705 के लक्ष्य के साथ। तीसरा इशू, एक बहुत बड़े इशू जो काफी सारे न्यूज़पेपर साइट कर रहे हैं, वो ये है कि इस कंपनी ने अपनी जो हायरिंग की थी इसके पहले, लोगों को जो बेंच पे बिठाया था, अभी तक वो बेंच पे ही बैठे हैं, उनको अभी तक पूरी तरह से हायर नहीं किया है। तो कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे पढ़ रहा था कि कुछ लोगों को सितंबर 2021 में हायर किया था, उनको कहा था कि जैसे कि, और मेजॉरिटी फ्रेशर्स थे, उनको कैंपस से रिक्रूट किया, कहा कि हम आपको जॉब देंगे, लेकिन अभी तक बेंच पे बिठा के रखा है, उनको एक्चुअली जॉब मिला नहीं है, और कहीं ना कहीं उनको अभी तक बिठा के ही रखा गया है। ये एक दिक्कत की बात है। और इससे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उसकी भी एक एक्सपायरी होती है कि कब तक आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी लोग वो है जिनकी एक्सपायरी जो है वो मार्च या अप्रैल में निकल के आ रही है, यानी कि आपको जो लेटर दिया गया है मार्च या अप्रैल के पहले तक वो वैलिड है, उसके बाद तो वैलिड भी नहीं है। अच्छा। ऐसा है, तो उसके बाद आपकी वो जॉब रहेगी भी नहीं। अच्छा। तो और ये जो इंतजार वाला पीरियड है उसके पैसे मिलते कि नहीं मिलते? नहीं जी, उसके पैसे नहीं मिलते। नहीं मिलते, जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं मिलते उसके पैसे। नहीं मिलते होंगे यार, स्टाइपेंड मिलता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या, क्योंकि आप ऑन बोर्ड आपने किया है, लेकिन आपने अभी तक उनको मेन स्ट्रीम में तो लाए नहीं हो। वैसे आईटी स्पेस में बेंच पे बैठने के पैसे मिलते हैं, बेंच पे तो बैठने के मिलते हैं पैसे, बट ये फ्रेशर्स है। तो जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था वो यही कह रहे थे कि हमको इतना का पैकेज ऑफर किया गया था। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे भी कह रहे थे कि हमको ट्रेनिंग दी गई थी जिसके लिए हमने पैसे दिए, और उसके बाद भी हमको अब तक रिक्रूट नहीं किया। अच्छा। हाँ, ये मतलब न्यूज़पेपर्स में आया है।
बंसल जी, कंपनी की ऐसा तरफ से कुछ ऑफिशियली नहीं आया है। बंसल जी को पूछता हूँ, बंसल जी ऐसा आईटी में बेंच पर बैठने के ऐसे पैसे मिलते हैं, कुछ आइडिया आपको? नहीं अनिल जी, आईटी में आइडियली अनिल जी नहीं मिलते, तभी तो इतना अभी शोर मचा था जब विप्रो ने करा था और उनको जिस स्कीम के लिए लिया था वहां से दूसरे पे माइग्रेट करा था एट अ लोअर सैलरी। और अनिल जी यहाँ पर दो चीजें अनिल जी, एक तो जो नए बच्चों को लिया जाता है उनके साथ अनिल जी खेल हो जाता है, उनके पेरेंट्स के साथ भी अनिल जी खेल हो जाता है, सबको फील बैड होता है, तो ये काफी अनिल जी गलत है। और दूसरा अनिल जी, एक तरफ वो हमारे मीडिया रिपोर्ट्स है इंटरनेशनल, वो 4 days अ वीक की बात कर रहे हैं और यहाँ पे अनिल जी जॉब नहीं है, तो इस पे अनिल जी आप कुछ रोशनी डालें। तो 4 days ए वीक करेंगे तो ज्यादा एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, तो ज्यादा एम्प्लॉयज रखने इसलिए तो किया जा रहा है। बंसल जी, बंसल जी आप हमेशा आज तक जिंदगी में, मतलब आज तक तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कहूँगा आज तक, लेकिन बचपन में हमेशा बेंच पे खड़े होते आए हैं। बैठने का काम आपके कभी पड़ा नहीं, इसलिए आप इसका विश्लेषण बराबर कर नहीं पाए। जी गुड़ाल जी। नहीं अनिल जी, हमारे जमाने में बेंच में खड़ा नहीं होते थे अनिल जी, तो मुर्गा नहीं अनिल जी, क्लास से बाहर निकाला जाता था। नहीं, मैं कभी इस बात के पक्ष में रही नहीं कि क्लास से बाहर निकाल, क्लास से बाहर निकाल के तो आप और बच्चों को मजा करने की छूट दे रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ, या तो बेंच पे खड़ा करो या मुर्गा बनाओ। हाँ, पनिशमेंट तो वही होता था। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बिल्कुल मेरी भावनाओं को आपने व्यक्त किया, अनिल जी यही कहने वाला था। लेकिन अनिल जी एक बात और है यहाँ पर, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं अनिल जी, बिल्कुल इसमें कोई सैलरी वगैरह नहीं दी जाती अनिल जी, केवल ये जो बेंच पर सैलरी उनको मिलती है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड होते हैं। तो इन बच्चों का तो अभी तक एम्प्लॉयमेंट अनिल जी शुरू नहीं हुआ है, इनको केवल एक पत्र मिला है कि इनको जॉब मिलने वाली है, लेकिन फिर इनको ऑनबोर्ड नहीं किया, तो अनिल जी कुछ भी हाथ नहीं लगा इनके और इनका समय और बर्बाद हुआ है। ओहो, बड़ी मामला ये तो सीरियस है फिर इसका मतलब। चलिए, तो ये है एम्फेसिस में तेज गिरावट की आज वजह। आइए बढ़ते आगे, वक्त अब सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स खरीदारी करनी है, दोनों F&O के स्टॉक है आज। अरे क्या बात है, वाह, वंडरफुल, वेरी नाइस। बताएं सर पहला। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, एक होटल स्टॉक है F&O में, इंडियन होटल्स, जो अभी 313 पे इसके मार्च फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। भारत की सबसे बड़ी होटल चेन है जिसमें 300 से ज्यादा इनके होटल्स हैं, अराउंड 125 लोकेशंस में। और लग्जरी का जब नाम आता है तो ताज होटल का सबसे पहले नाम आता है, और कई सारी लग्जरी प्रॉपर्टीज है इनकी, आइकॉनिक प्रॉपर्टीज है, जैसे मुंबई में ताज होटल, फिर जो वर्ल्ड के टॉप 10 होटल्स है उसमें से भी 2 होटल्स इस कंपनी के आते हैं, इस होटल चेन के आते हैं। बाकी इन्होंने बजट और बिजनेस सेगमेंट को फोकस करने के लिए या कैटर करने के लिए विवांता और जिंजर, ये 2 ब्रांड है। और हमने देखा बहुत ही दमदार प्रदर्शन रहा है इस तिमाही में होटल सेक्टर का। जो टैरिफ रेट्स है या एवरेज रूम रेट्स है उसमें काफी बढ़ोतरी देखी गई, फिर ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी बहुत अच्छे हैं। और इस कंपनी के तो अच्छे हॉलिडे डेस्टिनेशंस पे होटल्स हैं, वेडिंग डेस्टिनेशंस पे होटल्स हैं। फिर मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, और हाल ही की गिरावट में ये स्टॉक भी अपने हाइट से करेक्ट होया है और अब वापस से चलने लगा। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 325 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 307 रुपए का। 07 स्टॉप लॉस, 325, 325 का टारगेट। इंडियन होटल्स में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। आज का पहला वायदा कारोबार का स्टॉक, और ऐसा आमतौर पर कम देखने को मिलता है कि सेठी साहब दोनों ही स्टॉक आपको F&O से दे। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक भी आपका आई एम श्योर खरीदारी का ही होगा, आप F&O स्टॉक दे रहे हैं तो। अच्छा, कोई खास वजह आज 2 F&O स्टॉक दिए आपने? नहीं अनिल जी, जब बाजार में इतनी भारी गिरावट हो जाती है तो फिर जो पहला अगर रिकवरी होती है बाजार में, तो वो मेरा मानना है कि फ्रंटलाइन स्टॉक्स में होगी, और फ्रंटलाइन में जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है वो आमतौर पे F&O में पाए जाते हैं, तो वहां से 2 स्टॉक्स पिक किए। मुझे लगता है अगर बाजार में रिकवरी होगी तो रिकवरी वुड बी लेड बाय फ्रंटलाइन स्टॉक्स, और उसके बाद फिर मिड कैप स्मॉल कैप का नंबर आएगा, तो उस लिहाज से 2 स्टॉक्स जो है दोनों F&O के स्टॉक है आज। परफेक्ट, बताएं सर दूसरा शेयर। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक बैंकिंग स्टॉक है, दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो मार्च फ्यूचर्स अभी 530 के आसपास ट्रेड करते हैं। देखिए, बैंक की क्वालिटी, बैंक की परफॉर्मेंस में तो कोई कहीं क्वेश्चन मार्क है नहीं। हाल ही में जो तिमाही नतीजे है बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे थे, हर फ्रंट पे परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है, एसेट क्वालिटी में जबरदस्त सुधार, फिर प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ, निम्स बढ़े हैं। बट इस स्टॉक में भी जो 600 के आसपास के लेवल्स थे वहां से अच्छी खासी गिरावट आई, वो
अडानी ग्रुप में जो एक्सपोजर है उसकी वजह से भी काफी चिंताएं थी बाजार को। बट जिस तरह से मैनेजमेंट ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो इनका एक्सपोजर है, एक तो साइज ऑफ द एक्सपोजर कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द बैंक, जो बैलेंस शीट की साइज है उस लिहाज से कोई इतना बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, छोटा एक्सपोजर है। और बाकी वो जो लोन है वो भी इट इज बैक्ड बाय एसेट्स। तो मुझे लगता है ये स्टॉक जो इस कारण से पिटा है और अब जब वापस से बैंकिंग सेक्टर इस रिकवरी को लीड करने के लिए तैयार है, मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुड डू वेल। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह मेरा, इसमें 545 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 522 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई, जिसके बारे में अभी आशु सर भी बात कर रहे थे। सेकंड बिगेस्ट गेनर भी है इस समय, और वहां पर सेठी साहब की खरीदारी की राय, फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलें। और साथ ही इंडियन होटल्स, इसके भी फ्यूचर्स में आपको करनी है खरीदारी, यहाँ पर भी आपको मोमेंटम दिखेगा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी 2 बेहतरीन कॉल शेयर करने के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। ग्लोबल मार्केट्स तो सर अच्छे मूड में, डेज हाई पर डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स हैं 100 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, 50 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार में आपको 1.5% तक की तेजी दिख रही है, अच्छा मोमेंटम वहां पर। आज कच्चा तेल भी थोड़ा तेजी में आया है। एशिया कमजोर था, सुस्त था, ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी, सुस्त जरूर था। हमारे बाजार में भी 300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, 125 अंक नीचे निफ्टी। क्या करना है सर इस समय? दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। और निफ्टी एग्जैक्टली आपको बजट के दिन के लोज के आसपास मिलेगा, और बैंक निफ्टी बजट के दिन के आसपास के लो जो थे वहाँ से रिकवर होता हुआ दिख रहा है। 100 पॉइंट ऊपर आपका डाउ फ्यूचर्स है, 50 पॉइंट नीचे ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है। दीप सिंपल सी चीज़ है, इस लेवल के आसपास बेचना थोड़ा सा रिस्की है, एक बाउंस का इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, और अगर आपके पास निफ्टी में है पोजीशन 17,350 के नीचे अगर आज आप बंद होते हैं तो थोड़ी पोजीशन आपको हल्की करनी चाहिए। और वैसे तो 17,500 के नीचे ट्रेंड आपका, 17,600 के नीचे ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। अगर 17,350 के नीचे आप बंद होते तो आप फरवरी महीने के लोएस्ट लेवल के नीचे जाकर बंद हो रहे हैं, ठीक है। तो तकनीकी तौर पर थोड़ी आपकी 17,100-175 तक की जगह खुल जाती है, यानी कि आपके लिए 200 पॉइंट की जगह और नीचे की बनती है। ऐसे में 17,350 के नीचे अगर आप बंद होते हैं तो फिर आपको लॉन्ग पोजीशन और कम करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी के साथ वैसा केस है नहीं, बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी आपको ऊपर में 40,350 पहला टारगेट रखना चाहिए, और उसके बाद 40,500 से 40,675 तक की रेंज बैंक निफ्टी में आने वाले 1-2 दिनों में देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको डेटा बता दूं, जब तक 17,400 के पार निकल करना ठीक है, तब तक आप निफ्टी में बिल्कुल भी मजबूती के बारे में सोचे भी ना। 17,400 के कॉल्स पर 87 लाख शेयर है, जिसमें से 85 लाख शेयर 75 लाख शेयर 75 लाख आज ही जुड़े हैं। तो अब आपके लिए बचे हुए समय के लिए 17,400 रुकावट का काम करेगा, 17,300 सपोर्ट का काम करेगा। ये निफ्टी के डेटा क्रिस्टल क्लियर है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 40,000 आपके लिए मजबूत सपोर्ट निकल कर आ गया है। इनफैक्ट मैं कहूँगा 200 पे उनकी रेंज बहुत क्लियर दिख रही है, 39,800 40,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, और 40,200 से 40,300 ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। एक बार 40,300 के ऊपर निकल कर आप 3 बजे के पहले टिक जाते हैं तो 40,500 तक जाने की व्यवस्था आजकल में ही आपके लिए हो सकती है। तो बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स है, निफ्टी सेल ऑन राइज है। क्या करें, ऐसा ही है मामला। बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज, ये बहुत रेयर हम ये कॉम्बो देखते हैं। अब देखो 2 चीज हो सकती है, या तो निफ्टी बैंक निफ्टी को खींचाए नीचे तो बाय ऑन डिप्स करिए, या बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर खींचने की कोशिश करे, सेल ऑन राइज कीजिए। ये डेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। निफ्टी में सपोर्ट, निफ्टी में शॉर्ट साइड पर डेटा बने हैं, बैंक निफ्टी पे लॉन्ग साइड पर बने हैं। तो ये देखते हैं, कल आई थिंक थोड़ा दोनों में सेंसिबल ट्रेड बनेगा, लेकिन आज क्योंकि डाउ का सपोर्ट है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, इसलिए निफ्टी में लोअर लेवल पर शॉर्ट काटना चाहिए, और शॉर्ट करने के लिए ऊपर के लेवल का इंतजार करना चाहिए। एक बाउंस बनता है, चलिए, तो राय डेटा के, और बैंक निफ्टी और डाउ फ्यूचर दोनों से बन रहा है, और जिन लेवल्स पे आप हैं महीने के लो पर हैं वहां से भी बनता है। चलिए, तो एक बाउंस तो बनता है, बाकी फैक्टर्स भी ठीक है, बस थोड़ा निफ्टी का पार्टिसिपेशन चाहिए जो इस समय आ नहीं रहा है। बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आ रहा है। रियल एस्टेट पर रखिए नजर, वहां पे 1-2 काउंटर्स रेडार पर हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर रखिए नजर, यहां पर भी आपको मूवमेंट दिख रहा है। 2600 के लेवल के करीब आपको HAL इस समय आते हुए दिखेगा। अभी एक स्पाइक आया। सुमित जी, कोई ट्रेड है HAL पे? दिवांशु, HAL के अंदर देखिए मोमेंटम बन रहा है, मार्केट्स में रिकवरी आने पे इसके अंदर मोमेंटम और स्ट्रांग होगा। तो जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है बोल तो HAL में होल्ड करके चल सकते हैं। HAL के अंदर जो भी इमीडिएट ऊपर में रेजिस्टेंस है वो 2570 का है, तो 2570 के पास ही ये ट्रेड कर रहा है।
2570 के ऊपर आज क्लोजिंग देखने को मिलने पे HCL में 2 से 3 दिनों का बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें 2600-2650 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में पुलबैक में और बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिल सकते हैं। और 2570 की क्लोजिंग के बाद अगर जो कोई खरीदारी करता है तो उसको नीचे में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 2525 का, और ऊपर में 2650 रुपए तक के लेवल HCL में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए HAL। रियल एस्टेट काउंटर्स में भी आपको एक रिकवरी आ रही है। DLF और ओबरॉय रियल्टी, इन दोनों के चार्ट्स पुल अप करिए। मैक्रोटेक पर को भी पुल अप करिए। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट भी देखिए। मैक्रोटेक फ्राइडे को 11% गिरा था, आज इस पर एक अच्छी रिकवरी आपको आती हुई दिखी है, 16% ऊपर है। तो जितना फ्राइडे को गिरा था उससे ज्यादा आज ये रिक्लेम करते हुए आपको दिख रहा है। DLF डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। ओबरॉय रियल्टी पे अच्छी मूव आ रही है। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट भी हमने देखा था फ्राइडे को काफी एक्टिव था, आज उतना एक्टिव नहीं है जितना फ्राइडे को एक्टिव था। फ्राइडे को 11-12% ऊपर था इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, आज भी 3% ऊपर आपको दिख रहा है। तो थोड़ा रियल एस्टेट काउंटर्स में आ रहा है, स्पेशली ओबरॉय रियल्टी। हिमांशु जी जरा देखें सर, ओबरॉय रियल्टी अच्छे मूड माहौल में है, 860 के लेवल पर क्या कुछ चल रहा है सर यहाँ पे? बिल्कुल, ओबरॉय रियल्टी वन ऑफ दो स्टॉक्स है इस पूरे स्पेस में जो अभी तक किसी मेजर सपोर्ट को होल्ड करने में कामयाब रहा है। इस स्टॉक में अभी तक हमने लोअर लो बनते हुए नहीं देखा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। मल्टीपल सपोर्ट है स्टॉक में 800 रुपए के आसपास। स्टॉक ने इस बेस को अच्छे से होल्ड किया है, लेकिन मोमेंटम स्टॉक में तब बनता हुआ नजर आएगा जब ये स्टॉक 880 या 900 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहेगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हालांकि बाकी काउंटर से ज्यादा अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ इसमें है, लेकिन खरीदारी के लिए कन्विक्शन आएगा जब ये 880 या 900 रुपए के ऊपर निकलना शुरू होगा। ओके, तो ये है आपके लिए ओबरॉय रियल्टी जैसे मूव है। आशु सर, रियल एस्टेट स्टॉक्स पर कोई व्यू? DLF, ओबरॉय रियल्टी आप तो क्लोजली ट्रैक भी करते हैं, वापस थोड़ा मोमेंटम में आ रहे हैं, रोटेशन की तरह देखें या कुछ और है सर? दीपांशु देखिए, DLF समहाउ क्योंकि मैं गुड़गांव को बहुत क्लोजली देखता हूँ, अभी पीछे भी आपने न्यूज़ फ्लो देखा होगा कि कैसे उनका जो नया प्रोजेक्ट है वो भी बिक गया। बट ऑल सेड एंड डन दीपांशु, सबसे बड़ी चीज़ है भाव में चीजें नजर नहीं आ रही है दीपांशु। अभी वो बजट पे भी मुझे अच्छा लग रहा था, 2 ही स्टॉक थे अपने, DLF और SBI, वो 360, 65, 70 तक गया, 70 से फिर 45, 50। देखिए स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, लेकिन इस रिलेटिव स्ट्रेंथ पे मैं बहुत चीज कुछ बना लूं दीपांशु, मजा नहीं आ रहा। क्योंकि अभी जब तक मार्केट में मजा नहीं आएगा दीपांशु ना, बहुत ही ग्राइंडिंग मार्केट है, हर स्टॉक फ्रस्ट्रेट करेगा। आई मीन प्राइम एग्जांपल डेल्टा, आपने मुझसे कितनी बार पूछा, मैंने कहा मेरा कुछ डेल्टा से लेना देना, अपने को जिस स्टॉक में पैसे नहीं आएंगे दीपांशु, मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है उसके अंदर, मेरा कोई फेवरेट नहीं है और कोई वो नहीं है। हैविंग सेड दैट, DLF स्टिल इज बेटर प्लेस्ड। मतलब आज भी जो अगर मतलब देश में कोई चीज बढ़ रही है तो रियल एस्टेट बढ़ रहे हैं। उस रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा कहां बढ़ रहे हैं? दिल्ली, बॉम्बे में बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी मुझसे आप पूछे कहां सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं? गुड़गांव में बढ़ रहे हैं। एंड DLF का मतलब एक क्लियर फोकस है कि वो जो एक्सुबरेंस होती है ना, जैसे हम जब मार्केट में तेजी आती है, हम पहले लार्ज कैप लेते हैं, फिर मिड कैप लेते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल कैप लेते हैं, फिर हम इधर उधर IPO में भी चले जाते हैं। मतलब वन थिंग अबाउट DLF मॉडल विच आई लाइक इज, कुछ भी तेजी मंदी आई हो, वो गुड़गांव का फोकस छोड़ के कहीं इधर उधर छोटे शहरों में, इधर नहीं, B टाउन C टाउन में कहीं नहीं गए, प्राइम फोकस है। सो ऑल सेड एंड डन देयर मॉडल, और जो उनका रेंटल मॉडल है कमर्शियल का, बहुत अच्छा लगता है। तो आगे पीछे कट चल के आगे पीछे होके बाजार के हिसाब से सिर्फ तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहेगी, चलना भी चाहिए, लेकिन मजा नहीं आ रहा है दीपांशु भी, किसी चीज में फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो ऐसे फ्रस्ट्रेशन में दीपांशु कोई भी स्टॉक हो, आप मतलब अगर 350 वाला 300 हो जाए, उसके बाद 450 में क्या कर लेंगे? मतलब वो 300 पे आदमी इतना परेशान हो जाएगा कि शायद ऊपर में ले लिया। तो ओवरऑल जो मेरा कंसिस्टेंटली पिछले महीनों से वो है, हाँ मैं ट्रेडिंग जरूर DLF में करूंगा, मैं भी 350 की कॉल ले लूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, 370 की 2 कॉल बेच दूंगा, मैं ऐसा स्प्रेड जरूर बनाते रहते हैं। बट ओवरऑल थीमेटिकली अगर आप बात करें तो दीपांशु कुछ भी नहीं है। आई थिंक ऑटोज आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ सेइंग कि एक लास्ट सेक्टर था जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, देखिए उसके साथ भी क्या होने लग गया, और आप देखना आ गया ऑटोज के साथ भी क्या होगा। सो देयर आर नो सिल्वर लाइनिंग्स इन द मार्केट। ट्रेडिंग करनी है बिल्कुल करते रहिए, उसमें DLF भी अच्छा लगे या DVs भी गिरा हुआ अच्छा लगे, वो बात अलग है, बट डोंट फॉल इन लव विद एनी स्टॉक बिकॉज ऑफ द पेडिग्री और रीजन, क्योंकि डैमेजेस अभी भी इस लेवल से भी बड़े हो सकते हैं। यहाँ से भी और गिरावट की आशंका है, इसलिए सावधानी रखें। ये राय आपके लिए आशु जी की आती हुई। मेटल्स में भी आज कमजोरी का माहौल है, ऊपरी स्तरों से आ रही है गिरावट की वजह जानते हैं और आगे का डायरेक्शन क्या है। नेहा हमारे साथ है तैयार बताने के लिए पूरी डिटेल्स। नेहा बताएं।
सर ये दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं, एक तो फेरस और नॉन फेरस। सबसे पहले अगर आयरन ओर और स्टील की बात करें, यहाँ पर हमने देखा एकाएक चीन में जो आयरन ओर की कीमतें हैं 8 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रही थी, एसजीएक्स पे डालियन पे 20-22 महीने की ऊंचाई पर थी, एकाएक उसकी तेजी पर ब्रेक लगा और एक शार्प फॉल देखने को मिला है। स्टील की कीमतें भी 7 महीने की ऊंचाई से गिरी। अब कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो यही निकल कर आया है कि चीन के तंगशान और हंदान जो कि टॉप स्टील प्रोड्यूसर्स में से आ जाते हैं, वहां पर चीन की सरकार ने उनके उत्पादन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। बहुत भारी प्रदूषण वहां पर हो रहा है, जिसको देखते हुए उन्होंने उनकी कैपेसिटी 30 से 50% तक रिड्यूस करने को कह दिया है। और यही है कि स्टील मिलों की अब कमजोर डिमांड आएगी, तो उसके चलते, उस घबराहट के चलते आयरन ओर की कीमतें हमने घटती देखी हैं। अगर बंदरगाहों की बात करें, पोर्ट्स की बात करें, तो वहां पर इन्वेंट्रीज ऑलमोस्ट 5 महीने के हाइस पर चली गई हैं। तो ये तो बड़े फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से हमने आयरन ओर और स्टील की कीमतों को गिरते हुए देखा। बात है बेस मेटल्स में, वहां पर हमने पिछले हफ्ते बहुत भारी प्रेशर देखा। आज भी एक छोटे दायरे का ट्रेड है, कमजोरी ही दिखाई दे रही है। डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती आई है वो एक बड़ा कारण साबित हुई, 105 के ऊपर है। अमेरिका में, यूरोप को लेकर अब हर बड़े कॉन्टिनेंट में ये डर फैल गया, अमेरिका में, यूरोप में, कि एक बार फिर से तेज गति से ब्याज दरें बढ़ेंगी इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए, और ये डिमांड को इम्पैक्ट करती हुई नजर आएगी। तो ये एक प्रेशर दिखाई दिया। इसके कारण से एलएमई के गोदामों पर एकाएक हमने एल्यूमिनियम के भंडार बढ़ते हुए देखे हैं और 2 हफ्तों में 46% बढ़ गए हैं। शंघाई के वेयरहाउस में कॉपर के भंडार बढ़ गए हैं और ग्लोबल इक्विटी मार्केट हम देख ही रहे हैं ओवरऑल रिस्क ऑन मोड को थ्रेटन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कारण से हमने देखा है कि बेस मेटल्स में प्रेशर है और चीन के यंगशान में, जो कि बड़ा हब हो जाता है कॉपर इंपोर्ट्स का, प्रीमियम है 4 महीने में 85% गिरे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने देखा प्रेशर आया है। और इसी के मद्देनजर आज ही सिटी रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है जो थोड़ा सा डराने वाली है। वो ये कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते कमोडिटीज में, स्पेशली मेटल्स में, आपको बहुत भारी वोलेटिलिटी दिखाई देगी। कमोडिटी ईटीएफ्स के जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, सुस्त रहने के संकेत है, और भले ही वो महीने दर महीने इंप्रूव हुए, लेकिन सालाना आधार पर अभी भी 14.25% नीचे हैं। उनका मानना है कि अगर फेड ब्याज दरों को लेकर बहुत अग्रेसिव स्टैंस आगे ले लेता है, तब डिमांड यहां पर प्रभावित हो सकती है और कमोडिटीज, खास तौर से मेटल्स की कीमतें हैं, अगले 2 क्वार्टर्स तक प्रभावित हो सकती हैं। अगले 2 क्वार्टर्स तक ये सुस्ती बनी रहेगी। एग्जैक्टली। अगर फेड यहां पर बहुत अग्रेसिव स्टैंस ले लेता है और कहता है लॉन्गर फॉर हायर, हायर फॉर लॉन्गर, या ऐसी स्थिति में हो सकता है जिसका डर ओवरऑल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और इस समय स्टॉक्स भी वैसी ही आपको कमजोरी दिखा रहे हैं। वेदांता और जेएसडब्ल्यू स्टील आज दोनों पर सेल कॉल्स भी आई हैं, वागले साहब की तरफ से और हिमांशु जी की तरफ से ओपनिंग पर, और हम देख भी रहे हैं वहां पर परेशानी बनी हुई है। वागले साहब, जेएसडब्ल्यू स्टील तो बेचा ही है, एक बार टाटा स्टील भी देख लें सर, इसके लिए अब क्या राय बनती है? पूरा मेटल स्पेस ही मेरे हिसाब से वीक है। टाटा स्टील भी वीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेचना है तो ऑन अ बाउंस बैक वेट करके बेचे। 108 110 ये रेंज सही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता टाटा स्टील 114 के ऊपर शॉर्ट टर्म में अगले कुछ हफ्तों में जाएगा। ऑन द डाउन साइड ये 100 तक तो जा ही सकता है, और अगर वो टूट गया तो फिर 95 का इसका अगला टारगेट है। तो यहाँ पर 95 तक की गिरावट का रास्ता खुलते हुए दिख रहा है टाटा स्टील। ये राय आपके लिए आती हुई वागले साहब की तरफ से। आइए बिगुल सचिन जी के लिए BTST का। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर मेट्रोपोलिस पे बिकवाली करने की सलाह होगी। इनफैक्ट उसके RSI ने ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन रजिस्टर किया है 50 के नीचे, एंड प्लस प्राइस ने भी पिछले 3 दिनों के स्विंग लोज को एक साथ तोड़ दिया है। 60 मिनट चार्ट पे एक क्लासिक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन है जो एक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ से फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको फ्यूचर्स में लगाना है 1335 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 1285 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1250 का। बिकवाली करनी है मेट्रोपोलिस के फ्यूचर्स में। मेट्रोपोलिस के फ्यूचर्स में करें बिकवाली, ये काउंटर भी आपको फिसलते हुए दिखेगा और प्रेशर तो इस पर बन रहा है, वीकनेस इस पर आ रही है। सचिन जी, बाय द वे आपसे पीवीआर की भी चार्ट पर एक बार राय लेनी थी, पहले भी डिस्कशन हुआ है, बट आज बड़ा ब्रेकडाउन आया पीवीआर की चार्ट पर। सुबह हम बाकी एक्सपर्ट्स के साथ भी डिस्कस कर रहे थे, 5% नीचे पीवीआर, जरा इस पर एक बार अपनी राय दें। दीपांशु, ऑलरेडी एक
पिछले 2 हफ्तों में 2 हफ्ते पहले भी यहाँ पर एक ब्रेकडाउन नजर आया था 1660 लेवल्स के आसपास। आई थिंक उसी का एक फॉलो थ्रू मूवमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड जिस तरीके से इमीडिएट स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक काफी बड़ी रैपिड मूव यहाँ पर हो चुकी है। सो 1500 का सपोर्ट मुझे लग रहा है वॉचफुल रखना चाहिए। RSI ऑलरेडी इसका 25 के आसपास आ चुका है, जो एक अच्छा ओवरसोल्ड इंडिकेशन है। सो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पर बड़ी वीकनेस की गुंजाइश नहीं होगी। इनफैक्ट इसका 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगभग अराउंड 15-20 के जोन में ही प्लेस्ड है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा वॉचफुल रहना चाहिए। अगर कंसेक्यूटिव क्लोजिंग हो जाती है 1500 के नीचे, देन प्रोबेबली एक नई वेव यहाँ पर ट्रेड करने लायक मिल सकती है। बट फिलहाल मुझे लग रहा है अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा मुनाफा यहाँ पर बांध देना चाहिए एंड ऑब्जर्व करना है 2 से 3 दिनों के लिए अगर ये 1500 का लेवल डिफेंड होता है कि नहीं। अगर ये डिफेंड हो जाता है तो प्रोबेबली एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है काउंटर में। तो ये है आपके लिए राय सचिन जी की तरफ से PVR, जिस पर आपको भारी भारी गिरावट आती हुई दिख रही है। कुछ कैश स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं। यूफ्लेक्स, जरा इसको पुल अप करिए। 18% का कट आपको इस काउंटर में दिख रहा है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते 21 तारीख को जीबीएस ने आपको सबसे पहले बताया था कि कंपनी के IT डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ रेड्स हुई हैं और उस दिन भी स्टॉक में भारी गिरावट आई थी। उसके बाद से हम देखें लगातार प्रेशर। इनफैक्ट 21 तारीख से अब तक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगभग 25-26% की गिरावट आपको दिखा चुका है। उसमें आज ही आप देख रहे हैं 18% का बड़ा वाला कट आया। तो यूफ्लेक्स की जम के पिटाई इस समय होती हुई दिख रही है और स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली अगर आप देखें 26% तो हमारी उसके बाद हो गया। पिछले साल अगस्त में इसने पीक बनाया था, वहां से आधा हो गया ये काउंटर। तो परेशानी इसके लिए लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। एक बार बंसल जी यूफ्लेक्स का चार्ट देखेंगे सर, 350 के लेवल पर है। पिछले हफ्ते जब हमने IT रेट्स हाईलाइट करनी थी तब करीब 450 का होता था, आज 350 पर है। जरा अब अगले लेवल्स बताएं सर, आज का तो भारी ब्रेकडाउन है इस पे। दीपांशु, जब IT रेट को कवर किया था दीपांशु, वहां से तो एकदम वर्टिकल डिक्लाइन चला आ रहा है और आज एक बड़ा डाउन मूव आया है। और टेक्निकली देखें तो दीपांशु नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट 305, 310, 305, 310 के जोन पे आता है। देखना पड़ेगा कि वहां पर ये रुकती है कि नहीं रुकती है, बट किसी तरीके की खरीदारी की राय नहीं है यूफ्लेक्स में। यूफ्लेक्स फिलहाल दूर है और आज तेज गिरावट का शिकार होता हुआ 17% नीचे इस वक्त आपको स्टॉक नजर आएगा। आइए इस बीच डाउ फ्यूचर्स अपनी बढ़त को और मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। 125 अंकों की तेजी के साथ डाउ फ्यूचर्स आपको दिखेंगे और 60 अंकों की तेजी के साथ नैस्डैक फ्यूचर्स में अब कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 0.5% मजबूत नैस्डैक फ्यूचर्स है, 1/3% मजबूत है डाउ फ्यूचर्स। निफ्टी 17,350 के आसपास वक्त बिताता हुआ, बैंक निफ्टी 40,200 के करीब। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों का क्या हाल है, कितनी गिरावट हुई है और क्या कुछ मार्केट कैप वगैरह में नुकसान हुआ है, आइए तैयार है हमारे साथ अरमान बताने के लिए सारी डिटेल्स। अरमान बताएं। सर बहुत ही खतरनाक हाल है। अगर आप देखेंगे, अगर सिर्फ कैश स्टॉक के आज अगर आप बात करें, अडानी टोटल, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी विल्मार, अभी सब लोअर सर्किट पे ही है, 5% के लोअर सर्किट पे सब। ये लोअर सर्किट अभी की कहानी नहीं है। अडानी टोटल की स्पेसिफिकली बात करूं तो 22 दिन से लोअर सर्किट लग रहा है। 22वां लोअर सर्किट है ये। अडानी ट्रांसमिशन में 13 लगातार लोअर सर्किट लग चुके हैं। अडानी ग्रीन में यूं दिखेगा आपको कि 6 लगातार लोअर सर्किट है, पर अगर इसको एक महीने में वाइड स्प्रेड कर दूं तो वो 18 लोअर सर्किट है। अडानी विल्मार 18 किस में है एक महीने में? अडानी ग्रीन में। अडानी ग्रीन में। और अडानी ट्रांसमिशन में 13 दिन लगातार। और एक महीने में कितने? एक महीने ज्यादा होंगे। हाँ। और ये कितने? 22। अडानी टोटल 22 लगातार 22। तो पहले दिन से अभी तक खुला ही नहीं है सर्किट। यस सर, 5 दिन से। ओके। उसके साथ साथ अगर अब उसी के बाद अडानी विल्मार की बात करें, वहां पे 11 जो है एक महीने में लोअर सर्किट लग चुके हैं। अब अगर आप हर एक महीने की पूरी गिरावट की बात करेंगे तो अडानी टोटल की बात करें स्पेसिफिकली तो 81% की बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। वहीं अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन दोनों में 75% की बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। वहीं अडानी पावर, अडानी विल्मार, क्योंकि यहाँ पे सर्किट स्टार्टिंग से ही कम है तो यहाँ पर इसलिए आपको कंपेरेटिवली गिरावट कम दिख रही है, 50% और 40% के आसपास की। अब अगर मार्केट कैप की बात करें सर, पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले इन पांचों का मिला के जो मार्केट कैप था वो 12 लाख करोड़ का था और अब वो बच के सिर्फ 3 लाख करोड़ हो गया। 9 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इन 5 स्टॉकों के गायब हो चुके हैं। लगभग 75% जो है
मार्केट कैप 9 लाख करोड़ की सिर्फ इन 5 स्टॉक्स में गायब होती हुई दिखी है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे कैश स्टॉक्स में लोअर सर्किट तो लगातार लगी रहे हैं और लगभग 75% जो इनकी वैल्यू थी वो अब नीचे आ चुकी है। 75% वैल्यू नीचे आ चुकी है। बिल्कुल, जो इन पांचों की मिला के 12 लाख करोड़ थी अब सिर्फ 3 लाख करोड़ रह गई है। और ओवरऑल आप कह रहे हैं ये ओवरऑल 12 लाख की सिर्फ 3 लाख रह गई है। 3 लाख रह गई। और एट अ ग्रुप लेवल भी हम देख रहे हैं, आई थिंक ग्रुप लेवल तो वो 21 लाख से आई थिंक 7 लाख करोड़ पे आ गई। एग्जैक्टली। ओके, तो उसमें भी भारी गिरावट हुई। और आज सुबह आप कुछ हाईलाइट भी कर रहे थे बिलियनर इंडेक्स में 3 से 30 पे 3 से 30 नंबर पर आ गए। तो पिटाई तो जारी है अदानी ग्रुप शेयर्स की। और आप देख रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस भी आज 10% नीचे है। अभी भी देखें तो ऑलमोस्ट 10% नीचे ही ट्रेड कर रहा है। कोई इसमें सिग्निफिकेंट रिकवरी आपने आती हुई नहीं देखी। तो भारी पिटाई इस काउंटर की आपको होती हुई दिखेगी। चलिए इस पर रखते हैं नज़र। बट नज़र है कैश काउंटर्स पर, वहाँ पर आपको मूव दिख रही है। IRB इंफ्रा, यहाँ पर भी एक बार नजर डाल दीजिए। स्टॉक स्प्लिट हुआ था पिछले हफ्ते। स्टॉक स्प्लिट वाले दिन एक बढ़िया रैली आई थी, उसके बाद थोड़ा करेक्शन हुआ था। आज फिर से अब ये काउंटर मूवमेंट की तैयारी आपको दिखा रहा है और अभी अभी एक स्पाइक भी आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी जरा देखें सर IRB इंफ्रा का चार्ट, कुछ मूव्स आ रही हैं इसमें? देखिए, पिछले कुछ दिनों में हम लगातार इसमें एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे थे। दीपांशु, एक बड़ा मूव आया, स्टॉक 34 रुपए तक गया और फिर 2 दिनों में हमने करेक्शन आते हुए देखा। मुझे 27 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है 27 के ऊपर जब तक स्टॉक टिका हुआ है तब तक ठीक ठाक पोजीशन है। जिनके पास पोजीशन है 27 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें। कोई खरीदारी की मेरी राय नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पहले का निवेश है तो 27 का स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करने की राय है। होल्ड करने की राय आपके लिए IRB इंफ्रा पर बनती है। सेरा सैनिटरी, इस पर भी आपने एक अच्छी मूव देखी है। पेटीएम सुबह हमारे स्टॉक ऑफ द लिस्ट में भी था, 2-2.5% ऊपर ये काउंटर दिख रहा है। तो थोड़ा कैश मार्केट में रोटेशन आपको अभी भी ठीक ठाक बनते हुए दिख रहा है। ऐसा नहीं कि सारे ही काउंटर्स में एक मूव आ रही है, बट कुछ काउंटर्स हैं जो आपको मूव दिखा रहे हैं। तांला प्लेटफॉर्म्स पर भी 2-2.5% की मूव आपको आती हुई दिखी है, इस पर भी रखें नज़र। सिम्फनी समर स्टॉक्स फोकस में है ही और इस पर एक अच्छी मूव आई है। पिछले हफ्ते भी थोड़ा एक्शन दिखा रहा था, सिम्फनी आज एक्शन में भी है। एक बार हिमांशु जी से पूछा जाए, हिमांशु जी सिम्फनी देखें सर 1150 का लेवल, समर स्टॉक्स फिर से थोड़ा एक्शन में। दीप, काफी पॉजिटिव चार्ट सेटअप है और मेरा मानना है कि अभी भी स्टॉक में काफी पोटेंशियल है अगर आपको थोड़े समय के लिए इसको खरीदना है। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है उतनी शायद इसमें लिक्विडिटी भी नहीं है, लेकिन अगर पोजिशनल नजरिया है तो यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। करंट लेवल्स हैं 1145-1150 रुपए के आसपास तक के। अगर कोई डिप मिलता है 1115-1120 तक तो वहां पर स्टॉक में पोजीशन को ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म में 1100 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अपसाइड में अगर 1190-1200 रुपए तक का एक पहला मूव है, स्टॉक उसके ऊपर निकलने की शुरुआत करता है तो मुझे लगता है आने वाले 3 से 6 महीने में स्टॉक 1350 रुपए तक का भी मूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो बिल्कुल जिनके पास है यहाँ पर बने रहें और फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा अगर डिप मिलता है तो वहां पर ऐड किया जा सकता है। तो अगर थोड़ा डिप मिले तो फिर फ्रेश खरीदारी भी आप इस पर ढूंढ सकते हैं, बट नज़र रखिएगा सिम्फनी ये थोड़ा एक्शन में है। वोल्टास पर भी रखिएगा नज़र, यहाँ पर भी आपको थोड़ी मूव आती हुई दिख सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी एक और काउंटर है जहाँ पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। वायदा कारोबार का टॉप गेनर है इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा, 2.25% ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सुमित जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पर कोई राय सर? बाकी बैंक्स में ये इस समय थोड़ी लीडरशिप दिखा रहा है, PSU बैंक्स में भी आज रिवाइवल तो है ही। वैसे दिवांशु, बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आज का क्लोजिंग 158-160 के ऊपर बन जाता है तो फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में 1-2 दिनों के अंदर एक अच्छा बाउंस बैक, एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें 165 रुपए से लेके 168 रुपए तक के लेवल बैंक ऑफ बड़ौदा में फिर बाउंस बैक के तौर पर देखने को मिलेंगे। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट या स्टॉप लॉस बनेगा, मेरे को लग रहा है कि 160 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 155 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 165 से लेके 168 रुपए तक के लेवल बैंक ऑफ बड़ौदा में फिर बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये PSU बैंकिंग स्टॉक्स में एक एक करके बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो एक एक करके बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। एक बार डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए, डेज हाई पर डाउ फ्यूचर्स हैं, 125 अंक ऊपर अब आपको डाउ फ्यूचर्स आते हुए दिख रहे हैं। 25 पॉइंट की मूव है, बट इस मार्केट में कुछ तो आपको एक्शन दिख रहा है। हमारे बाजार नहीं, किसी और इंडेक्स में तो आपको मूव दिख ही रही है। डाउ फ्यूचर जोश आ नहीं रहा। हाँ, हमारे बाजार में तो नहीं आ रहा। एटलीस्ट निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी तो फिर भी ठीक है, निफ्टी में तो नहीं आ रहा, ये बात सही है। आज एक और स्टॉक बढ़िया एक्शन में, जैसा आपका सुबह वाला सनोफी 5% ऊपर। जेम स्टॉक सनोफी काफ़ी अच्छा एक्शन में आता हुआ दिखा है। 5760 पर जिन साहब ने रिकमेंड किया था, 5880, 100 रुपये ऊपर है, वहाँ से इस वक्त अच्छा ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक दिखेगा। तो कुछ अच्छी क्वालिटी के शेयर
जो आमतौर पर लिक्विड कम होते हैं वहाँ पर अच्छी तेजी आज बनती हुई। फ्रेश स्पाइक आ रहा है सर सैनोफी में अभी आया है। हाँ वही इसीलिए पॉपअप हुआ एकदम दिन के हाई पॉइंट पर आता हुआ, ये आपको इस वक्त नजर आएगा अच्छे एक्शन के साथ। आई थिंक एबिट का भी एक बार चार्ट पुल अप करें, शायद मैंने एबिट में भी एक मूव देखी थी। इनफैक्ट फार्मा में नहीं, एबिट में आज आ रही है 2% ऊपर एबिट फ्यूचर्स में। हाँ एबिट भी मूव कर रहा है, इस पर भी एक मूव आ रही है। आई थिंक फार्मा में अनिल जी फिर भी थोड़ा एक्शन है, क्योंकि बायोकॉन अगर आप देखें वायदा कारोबार का सेकंड बिगेस्ट गेनर है। आई डोंट नो लास्ट टाइम हमने कब बायोकॉन के लिए एसोसिएशन दिया था, बट वायदा कारोबार का सेकंड बिगेस्ट गेनर आज बायोकॉन ही है सर। थोड़ा फार्मा शेयर्स में मूव है। सिंजीन पर भी देखिए थोड़ा एक्शन इस पर भी आ रहा है। सारे फार्मा शेयर्स नहीं, बट चुनिंदा फार्मा शेयर्स है। इप्का लैब्स ये भी थोड़ा आपको मूव करते हुए दिखा रहा है। ऐसी कोई बड़ी मूव नहीं आ रही है, बट मूव नंदलेस इस पर बनती हुई दिख रही है। सचिन जी, बायोकॉन, सिंजीन, इप्का, कोई चार्ट जहां पर थोड़ा मौका दिख रहा हो इस समय सर एक्शन के लिए? आई थिंक ओवरऑल सारे चार्ट्स के देखे तो मुझे लग रहा है इन चारों में से सिंजीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर ही रहा है। सो रिलेटिवली यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ रही है। एंड जिस तरीके से अभी तक इसने अपने सपोर्ट्स को होल्ड किया है 550 के आसपास, मुझे लग रहा है जब तक ये पर्टिकुलर सपोर्ट वायलेट नहीं होते, आई थिंक तब तक बड़े चेंज नहीं होंगे ट्रेंड में। तो इमीडिएट बेसिस पे वायलेट नहीं होते, आई थिंक तब तक बड़े चेंज नहीं होंगे ट्रेंड में। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है या ऐड करने की इसमें है, तो मुझे लग रहा है 550 के स्टॉप लॉस के साथ ये रिटेन भी की जा सकती है, नॉन डिक्लाइंस ऐड भी किए जा सकते हैं। 600-620 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, तो मुझे लग रहा है वहां तक ये पर्टिकुलर मूव थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो जाए। बट इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ये चारों में से सिंजीन का ही स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर है, जहां पर बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति से कुछ अक्यूमुलेट किया जा सकता है काउंटर अपने पोर्टफोलियो में। सिंजीन है थोड़ा सा बेहतर बायोकॉन के मुकाबले में। और इधर आप देखें तो पावर स्टॉक्स में पावर ग्रिड और एनटीपीसी दोनों मजबूती के साथ आज ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एनटीपीसी आज सुबह सुबह हिमांशु जी ने दिया भी था बाय कॉल। हिमांशु जी अपडेट देंगे जरा? कोई फिलहाल मूव आई नहीं है रिकमेंडेशन के बाद। बाजार की लैक क्लस्टर मूव में स्टॉक भी रुका हुआ है, लेकिन अगर 1-2 दिन का नजरिया है तो स्टॉक में बने रहें। सेटअप अच्छा लगता है, और जिस दिन भी स्टॉक 174 के ऊपर का क्लोज दे देगा, 180 रुपए तक की मूव स्टॉक में आते हुए नजर आ सकती है। और फिलहाल अनिल जी पिछले कुछ देर में पावर ग्रिड में एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ नजर आया, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया। यहाँ पर एक नजर रखें, अगर ये स्टॉक आज 219 रुपए के ऊपर क्लोज देता है तो यहाँ पर भी एक 3 से 4 रुपए तक का मूव 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ये है राय आपके लिए पावर ग्रिड पर। आज सुबह पावर ग्रिड जिन साहब की लिस्ट में भी था रिकमेंडेशन के लिहाज से। आइए बढ़ते आगे। और कल बाजार बंद होने के बाद MSCI इंडेक्स में होने जा रहे हैं बदलाव। कौन से स्टॉक एंट्री मारेंगे, किसकी होगी एग्जिट, आइए जानते हैं। तैयार है हमारे साथ नूपुर पूरी डिटेल्स लेकर। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, कल से जो क्लोजिंग के बाद MSCI के चेंजेस है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। 2 स्टॉक्स है जो इस MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में इंक्लूड किए जाएंगे। पहला CG पावर, जहां पे करीबन 0.27% का वेटेज होगा स्टॉक का MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में। करीबन इसमें जो इन्फ्लो आ सकता है उसका एस्टिमेट करीबन लग रहा है 1350 करोड़ के आसपास, 16.4 करोड़ डॉलर टर्म्स में अगर बात करें तो। बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरा स्टॉक है जहां पर आपको इंक्लूजन दिखेगा। इन्फ्लो यहाँ पे एस्टिमेट है 1125 करोड़ के आसपास का। तो दोनों स्टॉक्स जो MSCI के ग्लोबल स्टैंडर्ड में कल से इंक्लूड हो जाएंगे, कल के क्लोजिंग के बाद ये एप्लीकेबल है। और एक ही स्टॉक है जो बाहर जाने वाला है, वो है बायोकॉन, जहाँ पे 540 करोड़ का आउटफ्लो आपको नजर आएगा। रिडक्शन और जहाँ पे वेट बढ़ने वाला है उसकी भी लिस्ट में आपको बता देती हूँ। सबसे ऊपर है अदानी एंटरप्राइजेस, जहाँ पे आपको 0.2 बेसिस पॉइंट का चेंज दिखेगा। करीबन 845 करोड़ का आउटफ्लो यहाँ नजर आ सकता है। HCL टेक, जिंदाल स्टील एंड पावर, श्रीराम फाइनेंस और ACC इस लिस्ट का पार्ट है, जहाँ पे वेटेज कम होगा कल की क्लोजिंग के बाद जब चेंजेस होंगे उसमें। और करीबन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 0.02 से 0.2 बेसिस पॉइंट का चेंजेस इन स्टॉक्स में नजर आएगा। एडिशन वाली लिस्ट, हालांकि कुछ दिन पहले तक जब अदानी के चेंजेस होने वाले थे MSCI में, तब जो इंक्लूजन था वहाँ पे वेटेज ज़्यादा बढ़ के आने वाला था, लेकिन फिलहाल उस पर हॉल्ट और जो वहाँ पे जो बदलाव नहीं हो रहे कुछ अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, उसके चलते वेटेज जो बढ़ने वाला था वो अब थोड़ा कम बढ़ेगा जहाँ पे इन स्टॉक्स में, जैसे कि रिलायंस, जहाँ पे सिर्फ अब 0.02 बेसिस पॉइंट का चेंज होगा। पहले एस्टिमेट था कि 0.1 मतलब 1% का चेंज हो सकता है, वो अब से 0.2% का चेंज रह गया। तो 80%
कम इंक्लूजन वेटेज यहाँ पे इनफ्लो आपको दिखेगा, तो सिर्फ 66 करोड़ का इनफ्लो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। HDFC की बात करें तो यहाँ पे 41 करोड़ का इनफ्लो आ सकता है। इन्फोसिस, ICICI बैंक, टाटा कंसल्टेंसी देखेंगे तो यहाँ भी छोटा इनफ्लो आपको दिखेगा वेटेज बढ़ने के चलते। तो बिकवाली के माहौल में आउटफ्लो वाली लिस्ट ज़्यादा है, इनफ्लो वाली लिस्ट कम है। आउटफ्लो ज्यादा होगा। इस पे कुछ बाजार में कंफ्यूजन भी चल रहा था नुपुर की, लास्ट टाइम जब ये अनाउंसमेंट आए थे ऑब्वियसली तब से अब तक थोड़ी कैलकुलेशंस बदल हो गई, इनफ्लो का अमाउंट भी बदल गया। वो आई थिंक अदानी की बेसिस पर है, क्या क्या रीजन है उसकी वजह से? बिल्कुल, अदानी की वजह से एक्सक्लूजन वाली लिस्ट सेम है, वहाँ पे जो रिडक्शन होने वाला है वो लिस्ट सेम है, लेकिन जो इंक्लूजन वाला था अब वेटेज कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो जो बढ़ेगा वो भी लिमिट हो गई वहाँ भी, तो उसके चलते इनफ्लो में भी कम आपको दिखेगा। वहाँ भी थोड़ा जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम अभी फिलहाल आपको नजर आएगा। और बिग फॉल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस में पहले एक्सपेक्टेशन थी कि $38 मिलियन का इनफ्लो आ सकता था, वो अब सिर्फ $8 मिलियन रह गया, तो 80% का फॉल आपको यहाँ पे दिख रहा है। पर बिग विनर्स आपके CG पावर और बैंक ऑफ बड़ौदा है। हाँ, CG पावर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे कोई नहीं है। CG पावर और बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर आप फिर भी रह सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की अभी हम बात कर ही रहे थे, उस पर आप थोड़ा एक्शन भी देख ही रहे हैं। CG पावर, कुणाल जी जरा इसका भी चार्ट एक बार देख लें, क्या कहते हैं इसका चार्ट? बड़े इनफ्लोज आ सकते हैं, कल बाजार बंद होने के बाद रीबैलेंसिंग हुई तो एसेंशियली आज और कल के बीच में ही होना है, हालांकि अभी तो डेज लो पर ट्रेड कर रहा है 1.5% नीचे। इसका चार्ट एक बार देखें सर। देखिए, बहुत जबरदस्त चार्ट है। दीपांशु, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म करता आया है, पिछले 3-4 दिनों में जरूर थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है इस इंक्लूजन के बाद वापस से आपको इसमें ट्रेंड रिजम्पशन देखने को मिलेगा, और जिनके पास पहले की पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 300 रुपए के आसपास रखें। मुझे लगता है कि स्टॉक आपको नए कीर्तिमान बनाता हुआ दिखेगा, तो हर गिरावट में मेरी खरीदारी की राय है। हर गिरावट पर खरीदारी की राय है। CG पावर यहां पर रखें आप नजर। MSCI चेंजेस कल लागू होने वाले हैं बाजार बंद होने के बाद। आइए, कैश का ऑप्शन दे रहे हैं हमें सुमित जी। बताएं सुमित जी। दिवांशु, कैश का ऑप्शन में इंडेक्स का ऑप्शन है। इंडेक्स में फिन निफ्टी में ट्रेड करने का सलाह रहेगा। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, तो फिन निफ्टी भी अभी पॉजिटिव है, कल की एक्सपायरी का ये ऑप्शन है। फिन निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि 17,950 वाला कॉल यहाँ पे CMP पे लेने का सलाह रहेगा, जो कि 65 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। फिन निफ्टी के अंदर जैसे 18,000 का लेवल टूटेगा, अभी 17,975-70 के पास ट्रेड कर रहा है, जैसे 18,000 का लेवल टूटेगा तो फिन निफ्टी के अंदर एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा कल के दिन में। तो 10 का कॉल खरीदारी करें, 25 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 105 रुपए से लेके 125 रुपए तक का मूव फिन निफ्टी के 17,950 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। 25 के एसएल से खरीदारी करें 105, 125 के टारगेट्स के लिए। तो फिन निफ्टी इस पर आप खरीदारी करें। याद रखिएगा इसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है, बाकी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हम देखते हैं थर्सडे को एक्सपायर होते हैं, बट इसकी एक्सपायरी है कल, और उससे पहले सुमित जी को थोड़ा मोमेंटम आपको दिख रहा है। 65 के लेवल्स पर आपको मिल जाएगा। 105 से 125 के टारगेट्स के लिए आप इस पर कर सकते हैं खरीदारी। ओके, इस पर रहेगी हमारी नजर है हमारी सोनाटा सॉफ्टवेयर पर। जरा इसको पुल अप करिए। सिद्धार्थ जी का काफ़ी फेवरेट काउंटर है, इसके टारगेट्स भी पहले सिद्धार्थ जी के आ चुके हैं। जैन साहब ने भी अपने जम्स में रेकमेंड किया। थोड़ी देर पहले एक बाउंस सोनाटा सॉफ्टवेयर में आपको बनते हुए दिखा था। आई डोंट नो ये सस्टेनेबल है या नहीं, बट थोड़ी मूव सोनाटा सॉफ्टवेयर में अभी थोड़ी देर पहले आई थी। ये काउंटर आपको मूव दिखा सकता है। कल्पतरू पावर, इस पर भी रखिए नज़र। पावर स्टॉक्स की हम बात कर ही रहे थे, वहाँ पर भी आपको थोड़ा मोमेंटम दिखा है। तो एक दो काउंटर्स हैं जो थोड़ा मूवमेंट के मूड में दिख रहे हैं इस समय, और निचले स्तरों से थोड़ी अच्छी मूव भी यहाँ पर आ रही है। इनफैक्ट निफ्टी भी अब आपको थोड़ा ऊपर आते हुए दिख रहा है। 17,375 के लेवल पर निफ्टी आया है, और 350 पॉइंट की मूव अब आपको बैंक निफ्टी में दिख रही है। हल्की सी मूव इंडेक्स लेवल पर और थोड़ी बनती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर ट्रेड कर ही रहे हैं। बात स्टॉक्स की चल रही है, तो आइए एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च हमारी टीम लेकर आई है, और वो ऐसे स्टॉक्स जो आपको या मुझे नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड्स, PMS मैनेजर्स, बाकी फंड्स को भी पसंद आते हैं। और ये आपके वेल नोन स्टॉक्स नहीं है जो आपके निफ्टी वाले स्टॉक्स हैं या बाकी जो वेल नोन मिड कैप्स हैं वो नहीं, बट कुछ ऐसे चुनिंदा स्मॉल कैप शेयर्स जो म्यूचुअल फंड्स और PMS मैनेजर्स को पसंद आते हैं, इंस्टीट्यूशंस के जो फेवरेट है डोमेस्टिकली। आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। वरुण ये रिसर्च लेकर आए हैं,
वरुण बताइए कौन से हैं ऐसे स्टॉक्स, और कई सारे स्टॉक्स कॉमन लिस्ट में आते हैं यहाँ पर? डेफिनेटली दीप, कई सारे स्टॉक्स कॉमन लिस्ट में आते हैं और इस स्टॉक लिस्ट में से सबसे पहला मैं स्टॉक जो बताऊंगा ना वो तो सुन के आप चौंक जाओगे। तो पहले मैं बताता हूँ, ये पीएमएस बाजार की जो इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है फिनेल का, उसके तरफ से रिपोर्ट आई है बेसिकली। और वो बेसिकली करते क्या है कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स और जितने भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है उनका सबका डेटा उन्होंने खंगाला है और उसके बेसिस पे उन्होंने रिपोर्ट निकाली कि कौन से स्टॉक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा फंड्स ने पैसा लगाया है। इन्होंने कितने सारे 16 स्टॉक्स में आपको बताऊंगा, लेकिन इन्होंने कितने सारे म्यूचुअल फंड्स और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को खंगाला है वो बताता हूँ। करीब 2862 म्यूचुअल फंड, 313 पीएमएस, इसके अलावा 121 यूलिप और 55 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है उनको इन्होंने कंपाइल किया है और इसमें से स्टॉक्स निकाले हैं। और इसमें से सबसे पहला स्टॉक, जैसे कि मैं आपको कह रहा था दीप, डिक्सन टेक है। सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस यूलिप वाले जो है उन्होंने डिक्सन टेक को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। ये इंटरेस्टिंग इसके लिए क्योंकि लगातार हमने देखा है कि कुछ दिनों से डिक्सन टेक गिरते जा रहा था, उसके बावजूद देखिए करीब 166 फंड्स है जिसमें 75 म्यूचुअल फंड, 17 पीएमएस, 70 यूलिप और 4 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है जिन्होंने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। और काफ़ी बड़े नाम है इसमें, देखिए HSBC स्मॉल कैप फंड जो है उन्होंने इसको अपने स्कीम में रखा है। करीब 20 दिग्गज म्यूचुअल फंड्स है, एटलस मिड कैप और पाइपर सेरिका ऐसे जैसे पीएमएस है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले जो है उन्होंने इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। अगला स्टॉक है बिरला सॉफ्ट, करीब 149 के आसपास के म्यूचुअल फंड्स और यूरोप मिला के है जिन्होंने इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा है, जिसमें एक्सिस स्मॉल कैप, आदित्य बिरला डिजिटल जैसे शामिल है, कोटक, ये भी इन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो में इसको रखा है। इसके अलावा जो स्टॉक्स है उसमें एक्साइड, जेबी केमिकल, सिटी यूनियन बैंक, MCX, किम्स, ये सभी स्टॉक्स है जिनको 100 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स या फिर पीएमएस वाले जो है उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है। और लिस्ट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी है। KEA इंडस्ट्रीज, गो फैशन, GSPL जैसे स्टॉक्स है जिनको ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है। तो 16 स्टॉक्स की लिस्ट है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग नाम तो मुझे सबसे पहला ही लगा डिक्सन टेक का, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि इस काउंटर में गिरावट देखने मिली है, लगातार लोगों ने डाउनग्रेड किया है, लेकिन सबसे पहली पसंद म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस वालों की डिक्सन टेक है। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट, MCX, कैनफिन होम जैसे काउंटर जो है उनको लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में रखा है। 16 स्टॉक्स की लिस्ट है, 16 स्टॉक्स की लिस्ट है मेरे पास। 16 ऐसे स्मॉल कैप नाम है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड या पीएमएस वालों का है, तो वो लिस्ट में लेके आए। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं बिरला सॉफ्ट में, डिक्सन टेक में 166 फंड्स है या फिर यूलिप, पीएमएस सब मिला के जिनके पास ये डिक्सन टेक जो है वो ओन्ड है। तो अभी भी फंड होल्डिंग क्वाइट हाई है इसमें। बिरला सॉफ्ट भी है, एक्साइड इंडस्ट्रीज, कुछ वायदा कारोबार के भी नेम्स आ रहे हैं इस लिस्ट में। इंटरेस्टिंग कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक बार डिक्सन टेक की चार्ट पर भी राय ली जाए क्योंकि काफी भारी पिटाई हुई है रिसेंटली इस काउंटर की। हिमांशु जी जरा देखेंगे डिक्सन टेक क्या कहता है चार्ट्स में, अब गिरने के बाद 2800 के थोड़ा नीचे ही आज भी एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है और चार्ट्स पर अभी किसी भी तरह के कोई ऐसे साइंस नहीं है कि यहाँ पर खरीदारी की जाए। पिछले 2-3 दिनों से जरूर एक डेड कैट बाउंस देखने को मिला है, एक्सपायरी के चलते ओवरसोल्ड था, पीसीआर भी बहुत लो था स्टॉक का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जब तक स्टॉक 2900 के ऊपर नहीं चलता यहाँ पर किसी तरह की कोई तेजी शायद देखने को ना मिले। लॉन्ग टर्म अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में 2400 तक के लेवल्स गोइंग एड देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए डिक्सन टेक। वैसे भारी पिटाई हो चुकी है इस काउंटर की, देखते हैं हम यहाँ से संभलता है कि नहीं। बिरला सॉफ्ट ये भी एक काउंटर है जो एक्टिवली है रेडार पर। एक बार बिरला सॉफ्ट के चार्ट पर भी ला लीजिए। सुमित जी देखें सर बिरला सॉफ्ट। दीपांशु, बी सॉफ्ट के अंदर देखो वैसे तो वीकनेस देखने को मिल रहा है, स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक एक बार ऊपर में 290 का लेवल कन्विंसिंगली तोड़ेगा। जब तक 290 का लेवल ऊपर में कन्विंसिंगली तोड़ता नहीं है तब तक स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। नीचे में 260-250 तक के लेवल मार्केट में गिरावट आने पे ये देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मेरे को लगता है कि फ्रेश लॉन्ग के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। जब प्रॉपर ब्रेकआउट आता है और कन्विंसिंग मूव देखने को मिलता है उसके बाद ही इसके अंदर फ्रेश बाय का व्यू लेना चाहिए, नहीं तो एक बार इसको अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। तो अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा, बट अवॉइड मत करिए बाजार के एक्शन को। बैंक निफ्टी देखिए 400 पॉइंट की मूव अब आपको बैंक निफ्टी में आती हुई दिख रही है। 40,300 का लेवल बैंक निफ्टी क्रॉस कर रहा है, उसकी वजह से निफ्टी भी अब 17,400 के लेवल पर आ गया। तो बैंक लेड रिकवरी आपको स्क्रीन पर प्ले होती दिख रही है। 12 के 12 बैंक निफ्टी स्टॉक्स में नीचे से आपको
फ्रेश खरीदारी दिखेगी। एक बंधन बैंक है जो अभी नेगेटिव टेरिटरी में बचा है, बाकी सारे बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स अब आपको पॉजिटिव में आते हुए दिख रहे हैं। एक्सिस, ICICI, कोटक, HDFC बैंक, SBI, ये सारे के सारे डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। PNB में देखिए इस पर भी एक फ्रेश अप मूव आती हुई दिख रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफ कोर्स जहां पर MSCI की रीबैलेंसिंग भी है, सबसे ज्यादा एक्शन यहीं पर है, 3% ऊपर अब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा आते हुए दिखेगा। तो बैंक लेड रिकवरी आपकी स्क्रीन पर प्ले आउट हो रही है। 400 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी में आती हुई दिखी है। बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI की तो बात हो ही गई, कोटक, HDFC बैंक भी हमने देख लिया, SBI पर भी आपके लिए कॉल्स आ गए। एक कैनरा बैंक, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है बंसल जी, कैनरा बैंक पर भी मूव आ रही है, 276 का लेवल, इस पर कोई ट्रेड लेना चाहिए सर? दिवांशु, एंटायर बैंकिंग एकदम बढ़िया लग रहा है और कैनरा बैंक को अगर आप देखें तो इसके अंदर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। बट दिवांशु, यहाँ पर जो प्रिफर्ड पिक रहेगी वो प्राइवेट के अंदर ICICI बैंक रहेगा और PSU के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जाना चाहूंगा। किसी के पास कैनरा बैंक है तो होल्ड करें 274 के स्टॉप लॉस के साथ। कैनरा 274 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। हालांकि PSUs में अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक बेटर विकल्प आपके लिए निकल कर आ रहा है, और साथ ही नजर रखिए आप एक्सिस बैंक जहां पर कन्विक्शन बन रहा है। तो बैंक्स यहाँ पर आपको एक क्लियर मूव दिख रही है। कैश स्टॉक्स की बात करें बैंक्स में तो JNK बैंक में एक मूव आई है, यूको बैंक भी हल्का हल्का पॉजिटिव आपको आते हुए दिख रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी एक्शन है, येस बैंक भी आज थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है रैली में। तो बैंक्स की तरफ से एक फ्रेश मूव बाजार को अब आती हुई दिख रही है। 425 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है, अच्छा एक्शन इस पर बना हुआ है। तो चलिए, बैंक्स एटलीस्ट थोड़ा सेवियर का एक रोल प्ले कर रहे हैं इस बाजार में, और चुनिंदा पावर स्टॉक्स, उसके अलावा कुछ मूव आपको इस समय नहीं दिखेगी। UPL, इसमें आज कमजोरी आई हुई है, 4% का कट आपको UPL के चार्ट में इस समय दिख रहा है, 709 के लेवल पर भी आ गया है। वागले साहब, UPL अब क्या करना है सर इसमें, काफी कमजोर बन रहा है आज? दीपांशु, काफी टूटा है तो मैं ये लेवल पे बेचने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन वीक तो है। बाउंस बैक आता है अगर 720 725 ये रेंज में तो बेचा जा सकता है। मेरा मानना है ये 700 के नीचे 680 तक जा सकता है, ये अगले 1 से 2 दिनों का व्यू है। तो ये है आपके लिए UPL 700 का लेवल तोड़ के फिर 680 तक जाने की तैयारी में दिख रहा है, इस पर रखेंगे नजर। टाटा मोटर्स में भी आज एक वीकनेस आपको आती हुई दिख रही है, अगेन कोई बड़ी मूव नहीं है, टाटा मोटर्स 2-2.25% नीचे ही इस समय ट्रेड करेगा। कुणाल जी, कोई राय सर टाटा मोटर्स पर इन लेवल्स पे? देखिए, टाटा मोटर्स में जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, मुझे लगता है कि कमजोरी अभी चार्ट पर बनती हुई देखी है। कुछ समय पहले स्टॉक में गैप बना था, वो गैप अब चार्ट्स पर फिल हो चुका है, तो एक एग्जॉशन गैप चार्ट पर तैयार हुआ है। तो बहुत मुमकिन है कि आपको और थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, स्टॉक 410 405 तक भी नीचे सरक सकता है। वहां पर मुझे लगता है कि एक बड़ा सपोर्ट है, तो फिलहाल कोई ट्रेड करने की मेरी राय नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। नीचे के लेवल्स पर जरूर 405 410 मिल जाते हैं तो उन स्तर पर खरीदारी कराएं। तो यह है आपके लिए टाटा मोटर्स जिस पर आपको वीकनेस दिख रही है। ऑटो स्टॉक्स ऑफ कोर्स 2 दिन बाद फिर से फोकस में आएंगे ही, क्योंकि फरवरी महीने के ऑटो सेल्स के आंकड़े आपके सामने आने वाले हैं, तो उसका क्या अनुमान है हम आपके सामने रखेंगे भी। बट टाटा मोटर्स ही नहीं, बाकी ऑटो स्टॉक्स पर भी आप रखिए नजर। बजाज ऑटो ऑफ कोर्स जो उनका प्रोडक्शन कंसर्न है उसकी वजह से वीकनेस है। TVS हीरो मोटो में भी आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है। आइशर मोटर्स में भी गिरावट आई है, और 2 व्हीलर्स के लिए एक अपडेट भी है हमारे पास जहां पर आपको रखनी है नजर। कमजोरी बनी है, क्या ये ट्रिगर है या फिर बाजार के रोटेशन के साथ गिर रहे हैं, ये जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए, ऑटोस क्या है फ्रेश कंसर्न, स्पेशली 2 व्हीलर कंपनीज के लिए? दीपांशु, देखिए 2 व्हीलर्स में खासतौर पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब बात हो रही थी, इस साल की सबसे बजिंग थीम थी। कहा जा रहा था कि 2 व्हीलर्स में आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, और जो कंपनियां इसमें तेजी से ट्रांजिशन कर रही हैं उनको फायदा होगा, जो नहीं कर रही है उनके लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस है। लेकिन बिक्री के हिसाब से अगर आप देखें तो काफी सुस्त रिस्पांस यहाँ पर ग्राहकों की तरफ से देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो नीति आयोग ने प्रोजेक्ट किया था कि FY23 में करीब 10 लाख यूनिट की बिक्री होगी, अभी तक करीब 6,30,000 यूनिट बिक चुके हैं, और मार्च के अंत तक आप समझ सकते हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 लाख बिक्री होगी। यानी एस्टिमेट से भी अगर आप देखें तो करीब 30% कम बिक्री जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन चिंता की बात ये नहीं है कि सिर्फ बिक्री घट रही है, बात यह है कि कीमतें घटने के बाद भी जो है ग्राहक इतनी अच्छी तरीके से जो है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को अपना नहीं रहे। क्योंकि देखिए, आप ओला ने जो कीमतें हैं इसमें अपने स्कूटर में 12,000 रुपये का बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर भी बिक नहीं रहा है। एथर 8,000 रुपये सस्ता दे रहा है,
एम्पेयर ये भी करीब 3,000 रुपये तक कीमतें घटा चुका है। इसके बाद भी जो मंथ ऑन मंथ बिक्री के आंकड़े आ रही है दिसंबर के मुकाबले अगर आप जनवरी में देखें तो यहाँ पर कीमतें करीब 15% घटी थी। नवंबर में मात्र 5% की ग्रोथ देखने को मिली थी। तो एक बहुत बड़ी बजिंग टीम कही जा रही थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 2 व्हीलर सबसे ज्यादा बिकेगा। लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। क्यों शायद सर पसंद नहीं आने की कोई खास वजह? रेंज की दिक्कतें हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि स्लोप पे थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अच्छा। काफी सारी चीजें हैं। अच्छा, टेस्ट नहीं किया लेकिन सुना बहुत है उसके बारे में। अच्छा, ओके। मतलब अभी टीदिंग प्रॉब्लम्स, शुरुआती जो दिक्कतें होती वो है। वो इनिशियल रिस्पांस बहुत अच्छा आया, पर अब जैसे जैसे लोग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं ना, उसमें पता चल रहा है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा क्वालिटी है, कौन सा वो ऐसा नहीं है। तो वो रियलाइजेशन की वजह से अब थोड़ी सेल्स की मोमेंटम में वो वीकनेस आई है सर। ओके, तो 2 व्हीलर्स में भी थोड़ी सी समस्या है। लोग कम खरीदना चाहते हैं अभी 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले। आई थिंक वो इनिशियल एक्साइटमेंट अब थोड़ा डाई डाउन हो रहा है। वैसे प्राइसिंग कैसी, कुछ आइडिया है क्या? प्राइसिंग कैसी इनकी कंपेयर टू ज्यादा है, बाइक्स, दूसरी बाइक्स से कम ज्यादा? अच्छा, भाव भी ज्यादा दो। और वो स्पेशली जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, उनको जो बाइक वाइक चलाने का आवाज भी नहीं करता होगा। आवाज तो बिल्कुल पता ही नहीं करता। हो कैसे चलेगा काम? जिसको एकदम वो वाली फील, कॉलेज के बाहर खड़े हो कैसे साइलेंट फिल्म जैसी है, आवाज करनी होती है, वो क्या पता ही नहीं चलेगा। बंसल जी, अगर आपके कॉलेज के जमाने में ऐसे 2 व्हीलर आते हैं जो आवाज नहीं करते तो आप चलाते? नहीं अनिल जी, नहीं चलाता। रीजन ये है अनिल जी, आवाज नहीं करते। दोस्त को कैसे बुलाओगे? घर के बाहर जाके अनिल जी थोड़ी रेस दोगे तभी बुलाओगे ना। हॉर्न दोगे तो उसकी मम्मी आ जाएगी अनिल जी। तो रेस ही देता था अनिल जी आदमी, इसमें तो कुछ आवाज ही नहीं है अनिल जी। तो मेरे लिए तो अनिल जी यूजलेस। मतलब बंसल जी ने वो वाली बाइक्स यूज की हुई है। वैसे तो रेस से भी पता चल जाता है। दोस्त को तो खाली आवाज देखिए बुलाया जाता है। कुणाल जी के घर के बाहर खड़े होकर तो आप आराम से आवाज दो ना, कुणाल जी आ जाओ। दूसरी जगह नहीं बोल सकते आप। ओके, लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 2 व्हीलर की बिक्री है बड़ी ढीली सी होती दिख रही है। दमदार बिक्री के आंकड़े आ नहीं रहे। वैसे देखा जाए तो ये 2 व्हीलर कंपनियां जो दूसरी उनके लिए ठीक खबर है। बट प्रॉब्लम है कि सारी 2 व्हीलर कंपनियां वापस इलेक्ट्रिक में भी तो जा रही है। सभी जा रही है, हेजिंग कर रही है। परफेक्ट, बड़े वे में सर। ओके, तो ये है अब तक का रुझान आपके लिए। 3-20 की स्ट्रैटेजी जा तैयार है? बिल्कुल अनिल जी के लिए। डेज हाई सर, डाउ फ्यूचर्स 140 अंक ऊपर आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है। 70 अंक ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। तो वहां से तो कोई खराब संकेत नहीं है हमारे। यूरोप 1.5% ऊपर है, वहां से कोई परेशानी नहीं है। हल्की बढ़त है कच्चे तेल में, बट रुपया जो 1 पॉइंट पर 18 पैसे नीचे था, अब आपको सिर्फ 8 पैसे नीचे दिख रहा है। तो स्टेबिलिटी वहां से भी लौटी है। हमारे बाजार भी रिकवर जरूर हुए सर। 40,300 पर बैंक निफ्टी, 17,400 के बेहद करीब निफ्टी। क्या करके जाना है अनिल जी? तेजी की जा सकती है थोड़ी बहुत। शॉर्ट हल्की सी काट सकते हैं, और फिर भी किसी को रखना है तो 17,200 का पुट रखना चाहिए। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो, शॉर्ट पोजीशन है तो 17,500 का कॉल ऑप्शन, ये आपके लिए रेंज 17,200 17,500 की निकल कर आएगी। 17,500 या 17,600 रखें। 17,400 पर चूंकि बंद हो रहा है, 17,600 तक आप रख सकते हैं। तो 17,200 17,400 की रेंज होगी आपके लिए। मेरा ये समझना, हल्की फुल्की खरीदारी कर सकते हैं। और खरीदारी करने के लिए ज़्यादा बढ़िया बैंक निफ्टी होता है, लेकिन आखिरी मिनटों में जिस तरह से भाग रहा है 40,350 अपना आज ही का टारगेट था दीप, बिल्कुल लगभग हासिल हो चुका है। 40,350 आखिरी मिनटों में वहाँ पहुँच गया है। देख लीजिए आप, आज का ही 40,346 है। तो अपने सारे टारगेट आज के आ गए हैं। लेकिन बैंक निफ्टी 40,500 से 40,700 की रेंज में जाने को तैयार है कल परसों के बीच में। तो मैं प्रीफर करूँगा कि बैंक निफ्टी खरीदा जाए। 40,300 का या 40,200 का कॉल ऑप्शन खरीद कर सकते हैं। या अगर आपकी फ्यूचर्स में पोजीशन है तो 40,000 का पुट हेजिंग के लिहाज से खरीद लें। शॉर्ट है तो 40,500 या 40,700 का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर रखना चाहिए। ये राय है। व्यू थोड़ा सा हल्का सा मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ अब तो बनना चाहिए सर। डेज हाई पर बैंक निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, तो थोड़ा पॉजिटिव व्यू लेकर जा सकते हैं। पोजीशन है लॉन्ग तो कैरी फॉरवर्ड करिए। बस हेज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से यूएस बाजारों का मूड आजकल ऊपरी स्तरों पर बदलता भी है। बट थोड़ा इस समय आप कॉन्फिडेंस लेकर जा सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस के साथ। आइए फिर फाइनल कुछ स्टॉक्स की जल्दी से बात कर ली जाए इससे पहले कि हम क्लोजिंग में दें। येस बैंक पर एक मूव आ रही है, इस पर रखिए नजर। ऑरेकल फाइनेंशियल, इस पर एक मूव आपको आती हुई दिख रही है, यहाँ पर भी आपको रखनी है नजर।
अच्छा एक्शन यहाँ पर आपको बनते हुए दिख सकता है। गेल गैस अथॉरिटी 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद आज थोड़ा सुस्त रहा, बट बंसल जी आज भी 104 का लेवल इसने होल्ड करा है, तो क्या वापस ट्रेड का मौका है गेल में बंसल जी? दीपांशु बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिनके पास है होल्ड करें। गेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी सब हमने रिकमेंड करे हुए हैं। और दीपांशु अगर कुछ नया लेना है तो मुझे लगता है पावर ग्रिड पे नजर रखनी चाहिए। ये भी स्टॉक निकल रहा है और 228 तक के स्टॉक भी जाने का दमखम रखता है। तो नया कुछ निवेश करना हो, ट्रेडिंग के नजरिए से कुछ नया खरीदना हो तो पावर ग्रिड पे बेट करना चाहिए। और जिनके पास है ऑलरेडी गेल, वो गेल को होल्ड करे। गेल है तो होल्ड करिए, और अगर फ्रेश ट्रेड लेना है तो पावर ग्रिड लीजिए। स्पाइक करके डेज हाई पर आ रहा है। 800 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स को यहां पर आपने मंजूरी भी मिलती हुई देखी है। आज सुबह जैन साहब की लिस्ट में भी था पिक ऑफ द वीक की जब हम बात कर रहे थे, और जबरदस्त मूड माहौल इस काउंटर ने आज बनाया भी है। तो लेकर जाइए पावर ग्रिड। एनटीपीसी पर भी रखिए नजर, वहां पर भी आपको एक मूव दिख रही है। एसबीआई लाइफ में भी हल्की हल्की मूव आज आपको आती हुई दिखी है। देखते हैं ये काउंटर भी कैसे बिहेव करता है। बट कुछ स्टॉक्स हैं जो एंड ऑफ ट्रेड आपको एक स्पाइक बम्प अप दिखाते रहे। एचडीएफसी लाइफ पर ज्यादा अच्छी स्पाइक आ रही है, जरा एचडीएफसी लाइफ पुल अप करते हैं, इस पर और अच्छी मूव आते दिख रही है। 1.25% ऊपर एचडीएफसी लाइफ है। वागले साहब, एचडीएफसी लाइफ सर 490 का लेवल, कुछ मूव दिखती है कल के लिए? आई थिंक आईसीआईसीआई प्रू में भी थोड़ा एक्शन है, बट एचडीएफसी लाइफ के बारे में बताएं सर। दीपांशु, कल मूव आएगी नहीं आएगी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 480 470 एक सपोर्ट है, तो यहाँ से आ सकता है, बिल्कुल बाउंस बैक आ सकता है। और बाउंस बैक एक्सटेंड होगा, पहले तो 500 505 का टारगेट होगा, और उससे भी अगर मोमेंटम आ गया तो ये 520 तक जा सकता है। मेरा मानना है ये 480 ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो ये है एचडीएफसी लाइफ आपके लिए। आइए चार्ट कॉर्नर का बिल्कुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर। देखिए अनिल जी, स्टॉक की खास बात है कि स्टॉक के अंदर भी अपमूव आ रहा है, स्टॉक के अंदर भी ब्रेकआउट है, और दीपांशु की नजर पे नहीं आया है। ये तो सब चीज दीप खुद पकड़ लेते हैं। ये स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी। ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो पिछले 3 दिन के हाइस के ऊपर निकला हुआ है। पॉजिटिव क्रॉसओवर है बोथ लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स पर। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, विशेष बात इस चार्ट की यह है कि इसमें एक पैटर्न बन रहा है, यानी कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आया है। इंट्राडे चार्ट्स पर भी ब्रेकआउट है, तो सारे इसमें लक्षण है कि इसमें और तेजी बनेगी, तो बाय करके चलने की राय है। मौजूदा भाव 225 रुपए का है, तो इसमें 3 रुपया नीचे स्टॉप लॉस रखें। 222 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की राय है पेट्रोनेट एलएनजी में। पहला टारगेट होगा 229 का, 229 रुपए का पहला टारगेट, और 234 रुपए का इवेंचुअल टारगेट है, जिसके लिए पेट्रोनेट एलएनजी में हमारी खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए पेट्रोनेट एलएनजी पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की। 222 पर स्टॉप लॉस लगाएं, 229, 234 2 टारगेट आपके लिए। आइए ऑप्शन की एक स्ट्रेटेजी देने के लिए तैयार है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पे 17,400 की कॉल ऑप्शन 97-98 में मिल रही है। इसको खरीदेंगे, लेके जाएंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 60 रुपए का, और टारगेट होंगे करीब 140 से 150 के। अभी लास्ट के आधे घंटे में शॉर्ट कवरिंग आई है और डॉ फ्यूचर भी ऊपर है, तो पॉसिबल है कि कल एक पॉजिटिव ओपनिंग मिलनी चाहिए, तो हम एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं। और कल पॉजिटिव ओपनिंग मिलेगी तो उस समय हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। ओके, कल पॉजिटिव ओपनिंग पर प्रॉफिट बुक करें। एक मजबूत शुरुआत की उम्मीद रखते हैं नितिन जी। 98 रुपये में 17,400 का कॉल ऑप्शन खरीदें 60 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। 140 से 150 का रखिएगा आप टारगेट। बिल्कुल, तो ये आपके लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है। अभी अनिल जी ने आपको कहा भी है कि आप लॉन्ग पोजीशंस लेकर जाइए। नितिन जी की तरफ से 17,400 की कॉल खरीदने की राय आ रही है। आशु सर ने भी एक बुल स्प्रेड बनाया है, तो शॉर्ट टर्म के लिए बाजार मूव दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी ने भी कैश का ऑप्शन में आपको कहा था फिन निफ्टी का 17,950 का कॉल खरीदना है। सुमित जी, अच्छी मूव आई है, जरा अपडेट दे दें इस कॉल पर। दीपांशु, बहुत अच्छी मूव आई है, और पिछला 25 मिनट के अंदर फिन निफ्टी डेज हाई पे आ चुका है, और जो मैंने 105 का टारगेट दिया था वो जस्ट जब अभी आपने स्टार्ट किया तब हिट हो रहा है, और 105 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो जिन्होंने लिया है बिल्कुल उनको बधाई हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए जिन्होंने किया, अगर कैरी करना चाहते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कैरी करें। कल ओपनिंग में थोड़ा भी ऊपर मिला तो 125 से 130 के जो दूसरे टारगेट है वो भी अचीव हो जाएंगे। फिलहाल मेरे को लग रहा है कि निफ्टी
बैंक और निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी फिन निफ्टी के अंदर थोड़ा सा बाउंस बैक और देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो बढ़िया बाउंस बैक यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। निफ्टी फाइनेंस पर रखिए नजर। निफ्टी बैंक तो लीडरशिप में है ही 450 पॉइंट ऊपर और 17,400 के ऊपर निफ्टी भी आ चुका है। अब हम जैसे क्लोजिंग में जा रहे हैं। पावर ग्रिड टॉप गेनर 2% ऊपर। आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई यहां पर अच्छी खरीदारी रही। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ में अच्छी मूव आई है। एनटीपीसी भी एक्शन में रहा। एचडीएफसी लिमिटेड, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व यहां पर भी आपने खरीदारी देखी है। फिर भी 35 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव टेरिटरी में बंद हो रहे हैं और सबसे बड़ा लूजर आज है अदानी एंटरप्राइजेस। 10% का नियर कट आपको दिखा है, एंड में 9.5% नीचे बंद हो रहा है। बजाज ऑटो जहां पर प्रोडक्शन को लेकर थोड़ी चिंता है, 5% नीचे। यूपीएल में 4% की कमजोरी। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों में कमजोरी आपको दिखिए। इन्फोसिस, टीसीएस सुबह से ही कमजोर। टेक महिंद्रा भी ऐड कर लीजिए। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला यहां पर भी कमजोरी दिखी है। ब्रिटानिया भी आपको नीचे ही बंद होते हैं और आईटीसी भी आज योगदान नहीं था। 382 के लेवल पर हल्की गिरावट के साथ बंद हो रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आए, यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% ऊपर। बायोकॉन 2% की तेजी। एबट यहां पर खरीदारी आपने देखी है। कैनरा बैंक, इंडियन होटल्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, डीएलएफ और ओबरॉय रियल्टी, साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी हल्की मूव आई है। आईसीआईसीआई प्रू, एमसीएक्स, फेडरल बैंक, मैक्स फाइनेंशियल यहां पर आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। गिरावट अदानी एंटरप्राइजेस के अलावा आपने देखी गिरावट आती हुई एम्फोसिस में 7.25% का कट यहां पर रहा है। संवर्धना मदरसन, पीवीआर, अंबुजा सीमेंट, हनीवेल ऑटोमेशन जो वायदा कारोबार से बाहर हो जाएगा 2 सीरीज के बाद। कोफोर्ज, मेट्रोपोलिस, जाइडस लाइफ साइंसेस, इंटेलेक्ट, हिंदुस्तान कॉपर, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन यहां पर भी आपने वीकनेस देखी है। कैश मार्केट के स्टॉक्स की तरफ देखिए। अदानी ग्रुप के तो सारे कैश स्टॉक्स थे ही नेगेटिव टेरिटरी में। यूफ्लेक्स जहां पर आज 18% का कट आया है। एंड ऑफ ट्रेड करीब 16% नीचे बंद हो रहा है। महिंद्रा सीआई 6.5% की वीकनेस। जेके लक्ष्मी सीमेंट में कमजोरी आपने देखी है। इंडियन बैंक भी फिसला है। बीईएमएल, पीबी फिनटेक, रेस्टोरेंट्स, ब्रांड्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज और ओलंपिक यहां पर भी आपको कट्स दिखे हैं। मैक्रोटेक 10-11% दौड़ा है। 11% ही कटा था फ्राइडे को, 11% ऊपर आज बंद हो रहा है। केम्प्लास, सनमार, सेनोफी, आईआरबी इंफ्रा, एक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मेड प्लस, सफायर फूड्स। सेनोफी, आईआरबी इंफ्रा, एक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मेड प्लस, सफायर फूड्स और सोनाटा सॉफ्टवेयर अच्छी खरीदारी इन काउंटर्स पर। मिली जुली क्लोजिंग अनिल जी कही जाएगी स्ट्रीट पर, बट प्रोविजनली एटलीस्ट 40,350 के ऊपर बैंक निफ्टी और 17,400 भी निफ्टी ने एंड ऑफ ट्रेड रिक्लेम कर लिया सर। एग्जैक्टली 40,350 जिसकी हम बात कर रहे हैं निफ्टी, एग्जैक्टली उसके नीचे ही आपको ब्रेकडाउन दिया है। तो 3 दिन उसके नीचे बंद होने के बाद आज फाइनली हल्की रिकवरी दिखी। हालांकि फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आएगी, मेरे ख्याल से 40,300 के आसपास आनी चाहिए और निफ्टी की क्लोजिंग 17,390 के आसपास, 395 के आसपास थोड़ी सी नीचे रह सकती है। लेकिन फिर भी एक राहत भरा दिन आप कह सकते हैं। 60 अंक ऊपर है नैस्डैक फ्यूचर्स और 130 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स आपको दिखेंगे। आइए बढ़ते आगे। मुंबई के हर 5 में से 1 व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। हर तीसरा व्यक्ति बीपी का मरीज है। शहर में 46% आबादी ओवरवेट है, यानी कि वजन ज़्यादा है। और यही नहीं, शहर के 10 में से 9 लोग पर्याप्त मात्रा में फल सब्जियां नहीं खाते हैं और ज़रूरत से 2 गुना ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं। इसका नतीजा है कि मुंबई के लोगों को हार्ट की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं और ये हाईलाइट्स है बीएमसी के एक सर्वे में। बीएमसी का मतलब है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये सर्वे में ये बताया गया है कि इस शहर में किस हद तक लोग अस्वस्थ हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ मुंबई की नहीं है, देश के लगभग हर एक महानगर और बड़े शहर की है। इसीलिए आज हम इस पर करेंगे चर्चा। दिल बेचारा, अर्बन लाइफ का मारा। जानेंगे कि आपके दिल को खुश और स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। हमारा साथ देंगे एक्सपर्ट्स का पैनल होगा हमारे साथ। डॉक्टर BC कलमत, कार्डियोलॉजिस्ट, जुपिटर हॉस्पिटल। डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर, फिजिशियन, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल। डॉक्टर मिकी मेहता, होलिस्टिक हेल्थ गुरु। तीनों से करेंगे हम बात दिल बेचारा, अर्बन लाइफ का मारा। मनी गुरु, टैक्स बचाने के लिए अभी तक अगर आपने निवेश नहीं किया तो करेंगे हम आपकी मदद बेस्ट विकल्प ढूंढने में। नौकरी पेशा कैसे अपनी आय से बेहतर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और आखिरी मिनटों में कैसे हड़बड़ी से बच सकते हैं, देखिए शाम 6:26 पर आय से टैक्स बचत के उपाय। हमारे साथ देंगे आनंद वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज और कीर्तन शाह, CEO क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर के। रात 8 बजे की कवर स्टोरी। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब्जी या यूं कहीं के खाने का स्वाद बढ़ाने वाली प्याज की कीमतें अब देश के किसानों को रुला रही है, क्योंकि किसान 1 से 2 रुपये प्रति किलो में प्याज बेचने को है मजबूर। सीजन के दौरान प्याज अमूमन हर साल कौड़ियों के दाम बिकता है, लेकिन
कुछ महीनों बाद यही प्याज फिर से आसमान छूने लगता है। ऐसा में सवाल ये कि हर साल ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आती है और इसका क्या कोई विकल्प है? आज इंडिया 360 डिग्री में हम इसी पर करेंगे बातचीत। क्या दूध और अनाज की तरह फल और सब्जियां को स्टोर क्यों नहीं किया जा सकता? तो देखिए हमारी कवर स्टोरी, प्याज नई नीति चाहिए, आज शाम 8 बजे की कवर स्टोरी। विदा लेने का वक्त है। 17,392 जैसा उम्मीद था 17,390 के आसपास वहीं पर निफ्टी की होती दिखी है क्लोजिंग, और 40,300 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की उम्मीद थी, 40,307 पर होती दिखी है। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं लेवल के आसपास बंद होते हुए बाजार। आइए आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, हिमांशु जी, वागले साहब और सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।